क्योंकि इतनी कम एज में, इन जस्ट एज ऑफ 22-23 की एज में इतनी ब्यूटीफुल जेनेटिक्स लेकर। ऐसा क्वेश्चन, जैसे अगर कोई एथलीट अपने कोच, एक अच्छा कोच जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है वो ढूंढना। एट दैट टाइम आई हैड सम लाइक टीयर्स इन माय आईज, और मैं उस टाइम आंखों में आंसू भी थे और बोला मैंने। पूछते हैं कि इसकी बॉडी नहीं है तो ये कोच नहीं है, ऐसा भी कुछ रहा है कभी? तो दोनों के प्रोटोकॉल में भी डिफरेंस, सीधी सी बात है। क्योंकि सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम लोग सेम प्रोटोकॉल बहुत से कोचेस करते हैं कि वो सेम प्रोटोकॉल अपनी फीमेल एथलीट को दे देते हैं, उसके बाद बहुत चीज़ें उनकी डैमेज हो जाती है, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कि कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इमरान ने किसी को फीमेल से मेल बना दिया। भाई इसके अंदर जैसे अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, हाँ। तो क्या इंडिया के अंदर नेचुरल या जो बोलूँगा इस टोटली फॉल्स, मैं इसको बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जो इतने गेम्स बहुत जल्दी, मैं पर्सनली मेरा मानना है कि बहुत जल्दी शायद हम लोग टॉप 10 के अंदर इंडियन एथलीट देखने वाले हैं। एथलीट ऐसे हैं जिनको ना एक्चुअल रूट नहीं पता कि वो कैसे प्रो कार्ड तक पहुँचे, क्या उनके प्रो कार्ड के बेनिफिट होंगे, कैसे वो प्रो कार्ड मिलने के बाद कैसे वो आगे तक के लिए खेल सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो आज मेरे साथ हैं इमरान भाई, जिनको अपने इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। लोगों को जो बॉडी बिल्डर्स है वो इनको बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम इमरान भाई मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, पहली बात। और ऐसा नहीं है, हर इंसान को पहचान चाहिए और पहचान देने वाले आप जैसे भाई हैं, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं जो अच्छे कोचेस को, अच्छे लोगों को पहचान देते हैं, उनकी इज्जत देकर। बस वही चीज़ आप लोगों ने दी है, इसलिए मैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम लोग बहुत सारी बातें वैसी ना करके वो लोग हम बैक स्टेज कर लेंगे, बैक मतलब पीछे बैक टू द कैमरा कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इमरान भाई, आपने कैसे बॉडी बिल्डिंग कोच बनने का जो आपकी जर्नी रही है वो कैसे स्टार्ट की? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एज ए कोच स्टार्ट करने का मैंने वॉज इन माई कॉलेज। तो उस वक्त पे क्या होता था कि मेरे सर थे नवीन सर, उनके साथ में 6-7 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग करी उनके नीचे। लेकिन उनको देखता था कि नहीं यार, वो एक कहते हैं कि हाँ, एक फिगर, आइडल फिगर के लोगों का शाहरुख खान होता है, किसी का सलमान खान होता है, ठीक है। बीइंग अ फैशन, सलमान खान को हम लोगों ने अपना आइडल बना रखा है, बट बीइंग अ कि एक प्रोफेशनल एथलीट के भाई क्या बनना है, तो मेरा था कि नहीं, एक अच्छा कोच बनना है, अपने सर की तरह बनना है मुझे। क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन थे कि वर्कआउट को लेकर सुबह 5 बजे, मतलब ऑन रोड 5 बजे आपको पहुंचना है। तो उनका डिसिप्लिन देखकर, उनकी बॉडी बिल्डिंग को देखकर, उनका प्यार देखकर, नहीं यार मुझे भी ऐसे कोच बनना है। तो वो मेरे लिए आज भी इंस्पिरेशन है कि उनको देखकर मैं कोच बना और आज उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचा। तो क्या एक एथलीट एक अच्छा कोच भी बन सकता है अगर वो चाहे, या एक कोच और एक एथलीट में क्या डिफरेंस है? देखिए, एथलीट और कोच में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात, एथलीट का सारा फोकस के गेम पर होता है, बट कोच का जो फोकस है वो दो चीज़ों पर होता है। एक एथलीट पर, एक जो मार्केट में अपग्रेडेशन चल रही थी उसके ऊपर, कि मुझे अपने एथलीट को इतना अपग्रेड बनाना है कि वो किसी से हारे ना। ठीक है, एथलीट का फोकस है कि बस मुझे वर्कआउट करना है, डाइट खानी है, दैट्स इट। बाकी सारा सरदर्द है मेरे कोच का, उससे मुझे वहाँ तक पहुँचाना है। तो कोच की एक अलग ड्यूटी है और एक एथलीट की अलग ड्यूटी है कि हाँ, मुझे जीतना है, कोच का मेरे फोकस उसको जिताना है। उसके बीच की जो जर्नी तय करेगा वो कोच तय करेगा। बट एथलीट को क्या करना है कि मुझे सिर्फ जिम जाना है और बाकी सब मेरे कोच के पास है। थोड़ी हेडेक कोच की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एथलीट, हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बोलूँ तो हेडेक ज़्यादा फिर एथलीट का आती है, बस फाइनेंस को लेकर, दैट्स इट। तो जैसे इमरान प्रो मेकर बनाने वाली वो जो एक जर्नी आई होगी, या कौन से पॉइंट पे आपने आपको इमरान प्रो मेकर शिफ्ट करा, क्या ऐसा मूवमेंट था वो? मूवमेंट क्या था कि हम लोग एक बार मुंबई एमएचओ ओलंपिया हुआ था हम लोग 2018 में। तो मेरी टीम खेलने गई थी और वो टीम में ऑलमोस्ट 6-7 एथलीट्स थे, और यू वोंट बिलीव कि वो सबके सब हारे थे वहाँ पे, किसी का मेडल नहीं आया था। सब हारे थे? हाँ। तो दैट थिंग लाइक पिस्ड मी ऑफ, थोड़ा उदास हुआ था, थोड़ा सा सबको लेकर बहुत अजीब लगा। बट उसके बाद फिर एक छोटी सी जर्नी लाइफ की थी, जो अब्रॉड गया, थोड़ा सा जर्मनी गया, वहाँ कुछ सीखा, कुछ लोगों से लर्न करा, कुछ अच्छे कोचेस से मिला वहाँ पे। उसके वापस आया, फिर मेरा एथलीट था एक प्रखर, वो अब नहीं है दुनिया में, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल एथलीट है मेरा वो। तो उसको मैंने प्रेप की 19 में, और फिर उसने पहली बार मुंबई में एमएचओ ओलंपिया में अपना सिल्वर मेडल जीता। एंड आफ्टर दैट आई पुट दैट प्रो मेकर, और जो मेरा इनिशियल, मतलब वो पहला एक एथलीट रहा है वो मूवमेंट, एक्चुअल प्रो जो मेडल था वो ला कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड राइट नाउ आई हैव मोर देन 20-25 मेडल्स इन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। तो मतलब फर्स्ट पे प्रखर सबसे मेन आपका रहा है? प्रखर है और रहेगा भी, क्योंकि हमारे बीच वो नहीं है, बट हाँ, उसकी वजह से मैं प्रो बना हूँ। तो ये प्रो मेकर जब तक नाम क्या करेगा, तो प्रखर भी हमेशा वो मेरे एक आइडल भी, और मेरा प्यार उस तरफ बहुत ज़्यादा था, बहुत ही अच्छा एथलीट था। क्योंकि
इतनी कम एज में, इन जस्ट एज ऑफ 22-23 की एज में इतनी ब्यूटीफुल जेनेटिक्स लेकर वो पैदा हुआ था वो, कि शायद वो आज होता तो शायद अब तक तो प्रो बन के शायद वो आज बाहर आगे निकल जाता। तो इसके अंदर जैसे एक कोई भी प्राउड मोमेंट आपकी बीइंग अ कोच, कोई प्राउड मोमेंट ऐसा कि हाँ कोच मोमेंट आ गई, कभी इमोशनल हुए हो ऐसे बिल्कुल? देखो इमोशनल तो मतलब जब कोई बड़ा बड़ा एथलीट कोई ओवरऑल जीता है, कहीं भी जीता है तो वो मोमेंट आते हैं। बट हाँ, जब पहली बार नंदिता रावत ने जब प्रो कार्ड जीता, एट दैट टाइम आई हैड सम लाइक टीयर्स इन माय आईज, और मैं उस टाइम आंखों में आंसू भी थे, और मैंने उससे बोला था कि यार नंदिता तूने मुझे एटलर प्रो मेकर लगाया था, बट आज एक रियल जो प्रो कार्ड जीत कर रहा है, तो हाँ आज मैं इसको मैनिफेस्ट किया था हमने वहाँ पर 20 में, बट 22 में हम लोग ने प्रो कार्ड जीता, 23 भी प्रो कार्ड जीता, 24 भी प्रो कार्ड जीता, तो लगातार 3 प्रो कार्ड जीते फिर हम लोगों ने। तो फर्स्ट मेरी प्रो कार्ड होल्डर थी नंदिता, वो मेरा एक प्राउड मोमेंट था, और वो एक थोड़ा हार्ट मेल्टिंग भी था कि नहीं एक्चुअली फाइनली एक प्रो कार्ड आ गया, अब नाउ आई एम रियल प्रो मेकर। तो अभी मतलब अभी अगर देखा जाए तो कितने प्रो एथलीट्स आपके बकेट लिस्ट में हैं? देखिए बकेट लिस्ट में 3 प्रो कार्ड होल्डर्स हैं, IIB प्रो कार्ड होल्डर 3 है, बाकी UIB भी बहुत प्रो कार्ड 10, 15, 20 की कोई काउंटिंग नहीं है। एंड शेरू क्लासिक और आप बोलेंगे यार MH ओलंपिया, I have already earned more than 20-25 medals with 3 pro cards and many more to come in the लाइनअप में है, और इस साल भी हम लोग जाने वाले हैं, और फिर आई विश के फिर से कुछ नया कुछ बम हम लोग फोड़ने वाले हैं इस साल शेरू क्लासिक। मतलब वो एक शांति वाला माहौल है, अभी जाके बम फूटेगा, बम फोड़ने वाले हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि आई बिलीव कि आप काम करो आराम से, और जब शोर करो तो फिर दुनिया सुनेगी। आपका मतलब योर वर्ड्स मोर देन वो, योर वर्क स्पीक मोर देन योर वर्ड्स, तो आपका काम उससे ज़्यादा बोलता है, और मैं काम ही करता हूँ। तो भाई एक ऐसा क्वेश्चन, जैसे अगर कोई एथलीट अपने कोच, एक अच्छा कोच जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है वो ढूंढना चाहे, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है एक अच्छा कोच ढूंढने के लिए? देखिए सबसे पहले मैं सारे एथलीट से बोलूँगा कि आप कभी भी कोई अच्छा कोच सर्च करें, ढूंढे, पहले अपने कोच पर होमवर्क करें कि एथलीट के मेरा जो कोच जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ कि वो एजुकेटेड है, वो आज के ज़माने से अपग्रेड है। क्योंकि लोग किसी कोच की, किसी भी एथलीट की या किसी भी कोच की बड़ी सी बॉडी देखकर या उसको कुछ भी तरीके से देखकर वो उसे पहले तो बहुत ज़्यादा यार नहीं इससे लेंगे, इसका बाइसेप बहुत बड़ा है, इसका चेस्ट बहुत बड़ा है, या ये है, ऐसा नहीं है। जो कोच होगा उसका उस पर होमवर्क करें, देखें उसकी पास हिस्ट्री में उसने कितने अपने प्रो एथलीट्स हैं, कितने उसके नॉर्मल जनरल एथलीट्स हैं, कितने उसके नेचुरल एथलीट्स हैं, जो भी मतलब जिस कैटेगरी आपको अपना चुनना है, एथलीट कोच चाहिए आपको, तो उस पर होमवर्क करें कोच पे कि हाँ एक्चुअल मैं जिस कोच को जिस और मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, इनहेंस या नेचुरल, तो वो कोच कौन है जो करा रहा है, और एक्चुअली इसके पास राइट नाउ या इन द पास उसने कितने एथलीट बना चुका है। तो इस तरीके से काम करें, ये नहीं कि देखा कि बहुत बड़ा एथलीट है, मतलब किसी की बस सिर्फ बॉडी देख के उसको अपना कोच बनाना है, वेरी रॉन्ग, और इस वजह से आप बहुत नुकसान खा जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में और उसकी बॉडी में बहुत फ़र्क है। क्योंकि आपके जेनेटिक्स, आपके बॉडी के अंदर वो चीज़, वो जब सेम सोचेगा जैसे वो कोच है आप वैसे हो जाओगे, वैसा एथलीट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी बॉडी नहीं है तो ये कोच नहीं है, ऐसा भी कुछ रहा है कभी? लेकिन मेरा पर्सनली मानना क्या है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सारे कोचेस की बॉडी होनी चाहिए, बॉडी नहीं होनी चाहिए, बट बीइंग अ कोच, अगर आप कोच को कोच कहते हैं तो यू हैव टू बी फिट रहना आपको। हाँ, यू हैव टू बी फिट, क्योंकि आप एक लोगों के आइडियल हो। सेकंड कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने प्रैक्टिकल और एजुकेशनल दोनों नॉलेज आपके पास है तो यू आर ए गुड कोच, और आप किसी की भी लाइफ चेंजिंग, आप किसी भी एथलीट के साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे लेवल तक, मतलब एमेच्योर टू प्रो तक लाना उस आपके लिए नॉट अ बिग टास्क। तो मतलब जीरो से वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन सडनली आप बोले कि मैंने सिर्फ पढ़ाई करके कोचिंग की है या मैंने कभी स्टेज चढ़ाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ लैक करती है एक एज ए कोच। मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरिकल आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो वो फिर आपको सुपीरियर बनाता है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है आजकल के एक्चुअली कोचेस के लिए और एथलीट्स के लिए, खास करके कोच जाने के मेरे कोच को कितना नॉलेज है। एग्जैक्टली, मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। ऑलवेज टेस्टेड योर कोच कि हाँ कि मेरे कोच को नॉलेज है या नहीं है। तो भाई जैसे मेल और फीमेल दोनों बॉडी बिल्डर्स आपके मतलब आपके पास हैं, तो क्या डिफरेंस रहता है उन दोनों को आपको ट्रेनिंग कराने, मतलब उनके ट्रेनिंग पैटर्न्स या उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं एक मेल की ट्रेनिंग में एक फीमेल की ट्रेनिंग में? एज वी लाइक हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़े पहले, एज वी सेड के एंडोक्राइन हम बात कर रहे थे बारे में, एंडोक्राइन टेस्टोस्टेरोन, इससे बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो दोनों के प्रोटोकॉल में भी डिफरेंट, सीधी सी बात है। क्योंकि समटाइम हम क्या करते हैं कि हम लोग सेम प्रोटोकॉल बहुत से कोचेस ऐसे करते हैं कि वो सेम प्रोटोकॉल अपनी फीमेल एथलीट को दे देते हैं, उसके बाद बहुत चीज़ें उनकी डैमेज हो जाती है, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इन फ्यूचर वो लोग बहुत चीज़ें का मतलब कहते हैं कि उनकी लाइफ चेंजिंग पता नॉट इन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाती है, और उनको फेशियल हेयर हो गया या किसी को अपना
वोकल कॉर्ड की भारी हो जाती है, बहुत आवाज़ ख़राब हो जाती है, और दे लुक लाइक वेरी मैनली, ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या फीमेल्स के लिए भी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेड दिया जाता है उनको? इन सो मेनी केसेस आप कह सकते हो, बट मैं पर्सनली बोलूँगा कि मैंने बोला ना कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कि आप जिस एथलीट या जिस कोच को आप एक दूसरे को चुनना है, वो एक दूसरे को समझे, देखे कि हाँ ये एथलीट, आप उसको बताएं कि भाई इस गेम के अंदर अगर यू वांट टू गो इन अ वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग, तो दैट मीन्स कि आपको इनहेंस, मतलब वो डिफरेंस है, हाँ, डिफरेंट है इनहेंस पूरा। जाना, वो प्रोटोकॉल भी डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है आपको जाने के। और इफ़ यू वांट टू गो टू नेचुरल, कि आपको मेरे नेचुरल गेम्स खेलने हैं, आपको बहुत ऐसे आजकल तो बहुत सारे नेचुरल गेम्स होते हैं, तो आपको उसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नेचुरल अपने कोच के अंडर ट्रेनिंग, अच्छी डाइट्स, अच्छे प्रोटोकॉल्स, ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए, आप उसको अचीव कर लेंगे। ऐसे बिकनी एथलीट या आप जो भी आपको वेलनेस गेम खेलने, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स फिजिक या वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग, तो आप कहीं ना कहीं आपको इंजेक्ट या आपको पीडीएस पे जाना पड़ता है, और उसके इफेक्ट आपको अपने एथलीट को बताने पड़ेंगे पहले। मतलब आपको As I उसके said कि कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पता होने हाँ, चाहिए। आपको बताना पड़ेगा एथलीट को कि भाई इसमें आप ये करोगे तो आपको इसके नुकसान होने वाला है, या आप ये करोगे इसके ये फ़ायदे हैं, नुकसान भी इसके इतने नुकसान भी हैं। अगर आपकी फैमिली, इफ़ यू आर एक्सेप्टेड, देन गो हेड, अदरवाइज इसको यहीं रुक देना, और आप और भी चीज़ें लाइफ को अपनी हेल्दी दीजिए। मेरा पर्सनली मानना है, मेरे पास जो भी एथलीट आता है, यू कैन आस्क देम कि इमरान सर ने आपको बोला या नहीं बोला कभी भी। आई ऑलवेज सेड बिफोर स्टार्ट द प्रेपरेशन कि आप अगर गेम करना है, इस गेम के फीमेल इनहेंस गेम को जो भी आप करना है, इसमें ये नुकसान है और ये फ़ायदा है, इसके बाद आप स्टार्ट करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। कि कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इमरान ने किसी को फीमेल से मेल बना दिया, तो मेरा ये सेम कहना था कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को बनाया है तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने उस एथलीट को ये ज़रूर समझाया होगा कि तू जो करने जा रहा, सी बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी अगर कोई एथलीट बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसको पता होता है वो क्या करने जा रहा है, उसको पता है वो कौन सी मेडिसिन लेगा और उसके साथ क्या होगा, पोस्ट में क्या होगा। तो ऐसा नहीं है जो लोगों का थोड़ा सा इस चीज़ के लिए गलत मानना है। देखो इमरान ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं अपनी अगर मैं तारीफ़ करूँगा या अपनी आपको डिफेंड करूँगा तो शायद अजीब लगेगा। मैं पर्सनली बोलता हूँ, जस्ट गो टू द एथलीट, उससे जाके सीधा पूछो कि ये इमरान सर ने क्या, या इमरान सर ने बताया नहीं बताया। डिफेंड में अगर बात लग बात है, मैं सीधा एथलीट से पूछो आप। परफेक्ट। लोग क्या कहते हैं, हार्डली मैटर फॉर मी, और मैं यहाँ सबको खुश करना नहीं आया कि मैं बोलूँगा तो ये भी खुश हो जाएगा, बोलूँगा ये भी नहीं। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलना है कि आपको लगता है कि इस एथलीट को मैंने किया, आप खुद जाओ, कॉल आज का कि हाँ इमरान सर ने आपके साथ किया, आपको बताया था या नहीं बताया था, इमरान सर ने आपके साथ जो किया वो आपकी राजी से हुआ, क्या राजी से हुआ, या आप खुद गए थे कि सर नहीं मुझे करना है ये गेम, तो ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसी, और लोग क्या कहते हैं, हार्डली मैटर्स, लोगों का काम कहने का और हमारा काम सुनने का, और दैट्स इट। कि आज वो जिसकी वो बातें कर रहे हैं, वो आज वो लड़की या लड़का जाके मिल लो उससे, जाके वो जो भी इसकी आप बात कर रहे हो। मेरी 3 फीमेल एथलीट्स हैं और तीनों IIB प्रो कार्ड होल्डर्स हैं, और तीनों बहुत अच्छा करी लाइफ अपनी, और दे बोथ आर नॉर्मल, ऑल आर नॉर्मल, बहुत ही ना ऑल आर नॉर्मल, और सब अपनी फील्ड्स में सब अपनी जगह बहुत अच्छा कमा रही हैं, बहुत अच्छा स्टेबल है। और क्योंकि पहले उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बट राइट नाउ दे आर टोटली लुक लाइक ए फीमेल, दे आर टोटली गुड लुकिंग, और सब बहुत अच्छा कर रही है फिलहाल। तो क्या मतलब एक फीमेल के लिए अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है, सी लड़कों से और लड़कियों से दोनों से गलती हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो रिवर्सेबल है? मतलब आप जैसे लड़कों के लिए एक प्रोटोकॉल है कि वो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, तो फीमेल के लिए भी कोई प्रोटोकॉल है जिससे वो अपने आप को रिकवर कर सकती है काफ़ी हद तक? देखिए, इफ हम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स या कुछ उनके साइकिल्स हैं, वो रिवर्सेबल हो जाते हैं, बट समटाइम क्या होता है, जैसे फेशियल एरिया, उसके लिए आपको बहुत से लड़कियाँ क्या करते हैं, उनको आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं तब जाके बढ़ते हैं। अगर आपने पहले गलतियाँ की हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि आई हैं एथलीट्स मैंने को ऐसा कर दिया, उनको नहीं, वो पहले से उनको इशूज़ होंगे तक, बट मेरे पास ऐसा कोई एथलीट नहीं है जिसको इशू आया। राइट नो अभी भी लड़कियाँ हैं जो मेरे पास इनहेंस ट्रेनिंग कर रही हैं, या लोग नेचुरल ट्रेनिंग कर रही है, किसी को कोई इशू नहीं है, नॉट इवन उनकी आवाज़ तक ख़राब नहीं होता कभी। और बट बीइंग अ कोच मुझे समझाना पड़ता है कराने से पहले कि आप इस चीज़ के रेडी रहना कि अगर आप कुछ भी चीज़ इनहेंस जाती है बॉडी में, चाहे वो ओरल है या वो इंजेक्टेबल है, बट आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको शायद आगे अजीब लगेगा। मतलब ये रियलिटी वो है जो लोग नहीं चेक जानते। देना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप किसी को धोखा देके आगे लेके मत जाओ, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि नहीं इसका रियलिटी चेक ये है। नहीं मतलब ये बात ये उन लोगों के लिए थप्पड़ है, क्योंकि जो लोग अगर इसको बोलते भी हैं तो सिंपल है कि अगर चलो मैंने उसके साथ गलत करा, हाँ बिल्कुल, चलो हो गया मेरे से, मेरे साथ क्यों अभी तक? सही, मेरे साथ तो छोड़ के चले जाना चाहिए था ना, मैंने गलत, तुम तो सब बोल रहे हो उसको, ऐसा नहीं है कि उसके पास तक ये बात नहीं आई होगी। उसको बोल रहे हैं वो लोग भी उसके फैन हैं, सच्ची बात तो ये वो लोग कहते हैं कि, और मेरा पर्सनली मानना है जहाँ आप अच्छा काम करते हो वहाँ आपसे लोग नाइतफाकी जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। एग्जैक्टली। तो उन पर कुछ नहीं मिलता, तो चलो नेगेटिव
थोड़ा शोर ही मचा ले, तो मचाना तो शोर हमारा काम है, काम करना, हम अपना शोर मचाने कामयाबी से वो शोर मचा रहे अपना, बैक बेचिंग से करने दीजिए, हार्डली मैटर्स फॉर मी। तो भाई इसके अंदर जैसे अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, हाँ। तो क्या इंडिया के अंदर नेचुरल या जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो नेचुरल हो रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इनहैंस है वो भी नेचुरल कंपटीशन में खेल रहे हैं, और नेचुरल क्या एक टर्म है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए पर्सनली बोलूँगा इज़ टोटली फ्रॉड, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जो इतने गेम्स हो रहे हैं और जो वहाँ विनर्स हो रहे हैं, दे ऑल आर फ्रॉड। वो एक्चुअल जो नेचुरल बच्चे हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं वो लोग, उनको चीट कर रहे हैं। जो एक्चुअल विनर होने चाहिए वो लोग टॉप 5 में भी नहीं आते या टॉप 3 में भी नहीं आते वो लोग, और जो लोग एक्चुअल बाहर होने चाहिए उनके डोप टेस्ट भी पास है, कैसे पास है मुझे नहीं पता। मेरी एक एथलीट से बात हुई थी तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि मैं इनहैंस था और मैं इवेंट में गया हूँ, ठीक है, मैंने सारा अपना प्रोटोकॉल जो मेरे कोच ने दिया था वो सब मैंने कर लिया। कह रहा जो वहाँ के कोचेस थे, जो जजेस थे, उन लोगों ने प्लेस दी और उसके बाद मतलब वो चले गए, हमें प्लेस मिल गई। उसके बाद वहाँ पे लफड़ा हो रहा है कि तुझे सेकंड कैसे मिल गई, तुझे फर्स्ट कैसे मिल गई, लेकिन कोच तो वहाँ से जा चुके थे कि बाद में तुम भैया लड़ते रहो अपना, हम तो निकल लिए अपना करके। तो ये भी एक बिजनेस प्रोटोकॉल बना दिया गया है, बिजनेस मॉड्यूल है पूरा। देखो इट्स ऑल अबाउट एक्चुअल दे आर डूइंग बिजनेस, वो नेचुरल के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नेचुरल लोग नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ 1000 में से 900 लोग नेचुरल है, लेकिन जो 100 लोग जीत रहे हैं ना वो नेचुरल नहीं है, जीतने वाला नेचुरल नहीं है, जो हार रहे हैं वो सब नेचुरल है। तो मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है वैसे, पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या है। आप कभी बाहर की फॉरेन कंट्रीज में जो नेचुरल शो होते हैं, आप उनके एथलीट देखना और हमारे नेचुरल एथलीट देखोगे आपको लगेगा हमारा वाला डबल नहीं ट्रिपल टाइम ऑफ इनहेंसेस से। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपको उसको नेचुरल कहने में शर्म आएगी कि नहीं यार तू भाई तू फोटो अपना हटा दे, तू मत दिखा, एक्चुअली ये नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे शोज़ मैंने देखता हूँ बाहर के, जब मेरा मन करता है कोई नेचुरल शोज़ बाहर देखना चलो क्या हो रहा है, वो लोग दिखते हैं नेचुरल है क्योंकि वो एक्चुअल दे आर वेरी ऑनेस्ट कि नहीं हम लोग किसी गलत नहीं करेंगे। बट यहाँ से क्या है, यहाँ कोच भी इन्वॉल्व होता है उसमें, एथलीट तो इन्वॉल्व है ही है, उसको क्योंकि तो गाइड कर रहा है कोच को, तो वो मजा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक्चुअल गलती क्या है कोचेस की कि वो उसको नेचुरल बोल के उसके एनहांस में खिला रहे हैं कि जब जो का देखा जाएगा, अगर टेस्ट हुआ ठीक है, नहीं होता तो विनर है ही है। तो क्या ये एक सोशल मीडिया ट्रिक भी है अपने आप को ऊपर पहुंचाने की, कोच के लिए भी एक एथलीट के लिए भी? बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपको पता है बीच में कितनी कंट्रोवर्सीज हुई इसके ऊपर कि जो विनर्स बने जिनको एक्चुअल आइसिन का या बहुत सारे शोज का नाम लूँगा जो वहाँ विनर बने वो टोटली इनहेंस्ड है, उनकी बॉडी कंडीशनिंग स्किन क्वालिटी देखो हमने 20 साल 25 साल झक नहीं मारा है। एग्जैक्टली, अगर नेचुरल नाम के एथलीट अगर ऐसे विनर हो सकते मैं बहुत पहले बना के छोड़ चुका था। राइट नाउ मेरे पास पैन इंडिया मैंने कुछ नहीं तो शायद 5 से 10 हज़ार एथलीट बना चुका हूँ अब तक इन माई पास 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन नॉट अ सिंगल नेट एथलीट। आप समझ सकते हो, मतलब एक सिंगल नेचुरल एथलीट, क्योंकि नहीं मैं किसी को कम्पीट ही नहीं करता। अगर कोई नेचुरल करता आप कम्पीट करो, बट ये प्रोटोकॉल से अगर कर सकते हो करो, वरना बेहतर है कि जस्ट आप अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जियो, आप खेलो, ऐसे खेलो कोई दिक्कत नहीं। बट मैं किसी शो में जाता नहीं हूँ कि भाई मेरा एथलीट नेचुरल है, मैं नहीं जाता, नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाता मैं, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना मेरे कोई शौक है झूठ बोलने का, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं ये आज हज़ारों लोग जाके सुनेंगे उसको, जब एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे हमारे पॉडकास्ट को, एटलीस्ट में सच पता है कि हाँ सच ही है कि लोग जो जीत रहे हैं आपसे चीट हो रहा है। तो या तो इस पर कोई ऐसा कदम उठाओ कि हाँ भाई कि जो लोग वहाँ पर जो एथलीट खेल रहे हैं, ठीक है, या तो नाडा वाडा की जो टीम्स है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे उनके प्रॉपर टेस्ट हो ऑन स्टेज उनके ऑन स्टेज सैंपल हो, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स आती है 1 महीने बाद, जब तक तो वो अगर आप सुनोगे तो हंसोगे। ऐसे लोग हैं कि लोगों ने ऐसे तक बताया मुझे कि जब टीम्स आती है तो लोग वहाँ ऑलरेडी उसमें कहते हैं अपना यूरिन है वो अपने किसी फ्रेंड का यूरिन अपना ऑलरेडी लेके जाते हैं कि जब टेस्ट मांगे तो डब्बा अंदर चेंज किया और दे दिया कि लो जी, और दे पास। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, दैट इज अ रियलिटी चेक ऑफ द नेचुरल शोज। मतलब ये एक स्कैम चल रहा है जिसके अंदर लोग कुछ विनर से स्कैम है। अब ये बात तो जो लोग शोज प्लान कर रहे हैं उनको सोचनी चाहिए ना, एग्जैक्टली, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल हो जो नेटीज जो नेचुरल है, एक्चुअल नेचुरल हैं, उनको उनका हक मिले जीतने के लिए। एग्जैक्टली, भाई आई एम नॉट नेचुरल कोच, मैं नेचुरल कोचिंग मैं नहीं कराता, मैं एनहांस कराता हूँ, मैं भी खुल के बोलता हूँ मैं एनहांस कराता हूँ, ठीक है, इसे करना करो नहीं करना मत करो, लेकिन मैं नेचुरल में मैं शोज में नहीं जाता, इसी वजह से नहीं जाता कि मैं क्यों बोलूँगा कि मेरा एथलीट नेचुरल खिलाओ, नहीं मेरे पास लोग एनहांस के लिए आते हैं, मैं किसी घर से पकड़ने नहीं आता कि आओ मेरे पास आके बॉडी बिल्डिंग करो, लोग खुद आते हैं, खुद करना है किसी को, चाहे वो लड़का है या लड़की है। बट हाँ मुझे पता है कि मैं उसको उतना ही गाइड करूँ जैसे उसकी बॉडी उसको अलाउ करेगी। किसी को फालतू के प्रोटोकॉल्स देकर या ओवर डोज देकर किसी को ओवर चीज़ें देकर कोई मज़ा नहीं आता है। तो गेम है, जितना आप अच्छा करोगे, इंडिया की बॉडी बिल्डिंग को जितना आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया के जेनेटिक बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे एथलीट्स हैं,
हमारे इंडिया के पास अंदर अच्छे बहुत coaches अच्छे हैं। एथलीट हैं। इवन बहुत अच्छे कोचेज भी हैं इंडिया के अंदर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक्चुअल प्रो एथलीट्स निकाले हैं, जिन्होंने बहुत जो आज आज ओलंपिक स्टेज पर जो आज खेलना शुरू किया ना, जीतेंगे भी एक दिन, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट पहुंचना तो सही ना, पहुंचना ज़रूरी है। अगर आज खेल रहे हैं तो जीतेंगे भी। तो भाई क्या ये जैसे कोचिंग का बिजनेस जैसे करा गया है लोगों का, सी आप भी बहुत सारी जगह ना, आप बहुत सारी जगह जजिंग पैनल में रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि लोग जो दूसरे जजिंग पैनल में रहते हैं तो उनका ही एथलीट जीतता है, क्या ये कहीं ना कहीं चीटिंग होती है? देखिए मैं और तो खैर नहीं जानता कि शोज़ में क्या होता है, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ। मैं उस जिस शो में जज होता हूँ या तो मैं आता हूँ, या मैं मतलब जो बड़े शोज होते हैं मैं जाता हूँ। बड़े शो में जजिंग मैं नहीं करता हूँ, और जहाँ मैं जजिंग करता हूँ एटलीस्ट हम जो जजेस बैठते हैं हमारे डिसाइडेड होता है कि जिस भी कोच का, जिस भी मतलब जज का अगर एथलीट खेल रहा होगा वो उस कैटेगरी को जज ही नहीं करेगा। ओके, ये हमारा पर्सनल प्रोटोकॉल है। इसमें आप जो प्रसाद सर है या मैं हूँ या हैरी संधू है या अपने हमारा साहिब कानपुर से, काफ़ी सारे कोच मतलब जो अच्छे कोचेज हैं वो सब लोग जज भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग बहुत बड़े बड़े शोज जज करते हैं, चाहे वो एशिया है, मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्स है, या हमारा रेस क्लासिक है। अगर हमारा स्टूडेंट ऑन स्टेज है तो हमारा पेन डाउन हो जाता है, हम वी आर नॉट, हमें अलाउ नहीं जज कर सकते। ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। मतलब उसके अंदर आप अपनी किसी जो को जो पता नहीं कैटेगरी, लगे, किसी को पता नहीं लगा मेरा एथलीट खेल रहा है, हम किसी को मिलवाते हैं कि मेरा एथलीट है। समझ गया। ठीक है, तो हमारा पेन डाउन है कि ऑलरेडी बसमती खान का एथलीट है, अब वो 4 जज करते हैं। Okay. एक्सेप्ट 5, तो 5 में से एक अपना ऑटोमेटिक एब्सेंट आता है, तो 4 प्रेजेंटेबल जज होते हैं, वो जज करते हैं। नाइस। और जगह से होता है सम टाइम कि मैंने देखा भी है बहुत में झगड़े सुने। रोज देखना आप जितने मैंने शोज में जजिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने राइट नाउ मैंने मोर देन 400-500 शोज जज किए होंगे अब तक इन माई लाइफ टाइम, क्योंकि 2009 से टिल लाइक अब 16 चल रहा है, 18-17 ईयर्स हो चुके जज करते हुए मेरे, इतने शोज जज कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे शो में कोई आके भीड़ नहीं लगती कि हमने क्या जजिंग कर दी, क्या कर दिया। और 100 में से एक बहुत रेयर केस अभी हो गया होगा कभी, बट उसको भी डिफाइन किया, बताया कि भाई क्यों हारा है। और ऐसा नहीं कि वहाँ अगर वो हारा तो मेरा एथलीट जीता है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। समझ गया। तो मतलब वैसे अगर देखा जाए तो क्या आपने मतलब ये चीज़ नोटिस करी है कि अभी के टाइम पे और थोड़ा पहले के टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा होने लगी है कि जो एथलीट है वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं होता? क्या वो उनको कंट्रोवर्सी करनी होती है या वो एक सोशल मीडिया ट्रैप बन गया है? मैं इसमें ना किसी एथलीट को दोष किसी का नाम नहीं है, एथलीट को दोष दूंगा। मैं इसमें जो उनके कोचेज हैं उनको बोलूँगा, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगे कि हाँ तू खराब था, ही सही था, तो तब वो कुछ नहीं बोलेगा। वो हारेगा, वो चप नीचे आ जाएगा। अगर आपने बोला यार तू फर्स्ट था, उधर को चीटिंग कर दी, वो तभी शुरू में जाएगा नहीं मेरे साथ मेरे कंपैरिजन कराओ, मेरा ये कराओ, मेरा वो कराओ। तो असल बात कोचों को समझाना चाहिए कि अगर आपका एथलीट मार्केट में आया, मेरी मार्केट, चलो मैं ही हूँ, मैं मार्केट बिकने के लिए आऊँ और मैं खड़ा हूँ, मेरा दाम लगे 10 रुपये, तो मैं 10 का ही बिकूँगा मैं, और मुझसे अच्छा कोई 20 का होगा तो वो लोग 20 वाला खरीदेंगे। यही एथलीट सामने खड़ा होता है। ये 10 रुपये 20 रुपये उनके प्लेसिंग है। जो अच्छा होगा उसे 50 मिलेंगे, जो कम अच्छा होगा उसे 30 मिलेंगे, जो कम अच्छा होगा उसे 20 मिलेंगे, जो बिल्कुल बेकार उसे 10 मिलने वाले हैं। जब 10 वाला लड़ेगा कि मैंने 50 से मेरी कंपेरिजन कराओ, ये बेवकूफ़ी है भाई। तू मार्केट बिकना है, तेरे दाम ये लगे तो बस तू इसी के लायक है अभी। ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग करते हैं कि नहीं इसका कंपेरिजन कराओ फर्स्ट वाले से, यार मतलब ही नहीं है। एक फर्स्ट वाला जो एक्चुअल बिल्कुल देखता है वो, मतलब अगर वहाँ पे पता जजिंग मैं बता रहा हूँ, जजिंग मेरा क्या है। जजिंग टफ तब होती है जब एथलीट खराब होता है। अच्छे एथलीट जब खेलते हैं ना, वो जजिंग बहुत क्रीम होती है। फ्लो में जजिंग मोड चल रहा होता है कि 5 एथलीट है, 5 तगड़े, पता है कि कौन सबसे अच्छा है, कौन कम अच्छा है, दिख जाता है। लेकिन जहाँ पे 5 खेल रहे हो, 5 वीक है, वहाँ पर फर्स्ट एड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के। लेकिन ये टफ कंपटीशन हो गया। उसके अंदर अगर कोच अपनी बात बता देगा कि तू नहीं है, तो उसका तो धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अब धंधे के सारे तुम किसी का फ्यूचर भी खराब करो ना, झूठ बोल के कि तू फर्स्ट था। उसको बताओ भाई तेरे को मेहनत अभी और करनी है तेरा ये अभी, क्योंकि तो कोई भी स्टेज किसी भी एथलीट का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है कि तू यहाँ हार गया तो तू आगे फर्स्ट नहीं आएगा। बहुत सारे ओलंपिया के अंदर ऐसे एथलीट है जो 10-10 साल 6-6 साल हारे, सेकंड आए, क्योंकि उन लोगों ने कभी उस रिजल्ट को स्टिक नहीं कहा, नहीं इंप्रूव करें, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, मुझे भी और काम करना है, मेरे पे मेरी बॉडी में अभी बहुत कमियां है, तभी मुझे आज 10th मिली है या तभी मुझे 9th मिली है। आपने देखो रियान टेरी कितने 7-8 साल बाद वो विनर बना है, बट उसने गिव अप नहीं किया ना, वो लगातार खेलते रहा, तभी जीता ना, तभी आप चैंपियन है, तभी आप 3 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। उसके कोच ने आगे कभी स्टेज पे हल्ला नहीं मचाया आगे कि नहीं तू इसको वापस कंपेयर कराओ, या जेरेमी से इसको इसका कंपेयर कराओ, या तुम्हारा ये इससे जो हारा इससे कंपेयर, ऐसा नहीं है भाई। जो अच्छा है वो जीता है। अब लगातार 3 साल से या 2 साल से अली बिलाल सेकंड आ रहा है, ठीक है, वो जाके लड़ेगा जैसे कि भाई मैं सेकंड क्यों दे रहे हो भाई। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ कमियां खामियां हैं। हर बार ऐसा नहीं कि अली बिलाल अच्छा नहीं रहा, वो अपने आप को अपडेट करके आ रहा है और मतलब शायद वो शायद एक दिन वो बनेगा विनर। बनेगा इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर बनेगा जरूर विनर, क्योंकि उसमें वो जेनेटिक्स, वो खूबसूरती है उसके पास। वी ऑल नो उसका फ्रंट पोस्ट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है फुल लाइनअप के अंदर। बट जैसे वो टर्न अराउंड होता है कहीं ना कहीं हमें दिखती है कि नहीं यार यहाँ ये थोड़ा लैक कर रहा है। हाँ, बीइंग अ कोच, बीइंग अ हम जज, भी जज आपको करते वो हैं, हम चीज़ भी बैठते दिखती हैं, है कि हाँ भाई हाँ ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। बट हर साल वो इम्प्रूव कर रहा है, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन वो जीत जाएगा। तो क्या इंडियन बॉडी बिल्डिंग फॉरेन बॉडी बिल्डर्स से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग नॉट मेन फिजिक, ओके, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में अभी हम थोड़ा सा पीछे लोग हैं, ठीक है। ठीक है। अब चाहे वो हमारा बॉडी का पोस्चर कह लो, फ्रेमिंग है या मसल मास है, हम सब बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी चीज़ जेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ कि आपका फ्रेम, आपकी हाइट, आपका पुराना जो हिस्ट्री है बहुत मैटर करती है। सेकेंड, अगर हम टॉकिंग अबाउट मेन फिजिक, तो बहुत जल्दी, मैं पर्सनली मेरा मानना है कि हम बहुत जल्दी विद इन लाइक नॉट मोर देन 2-3 ईयर्स में शायद हम लोग टॉप 10 के अंदर इंडियन एथलीट देखने वाले हैं। ये मेरा पर्सनल मतलब मेन फिजिक के ये मेरा अंदर पर्सनल, इंडियन, हाँ, मेरे और मेरी कहते हैं एक बिलीव है फॉर इंडियन एथलीट्स कि बहुत जल्दी कोई ना कोई एक अच्छा एथलीट इंडियन, और जितने भी कोचेज, चाहे वो हमारे सिद्धांत जसवाल है, मुर्तजा सर है, हैरी संधू, किसी का भी एथलीट, मैन फिजिकल एथलीट, नॉट बॉडी बिल्डर, मैन फिजिकल एथलीट, बहुत जल्दी आपको शायद टॉप 10 में ओलंपिक में दिखने वाला है। ये मेरे एक पर्सनल बिलीव कहता है। और शायद आई विश के मेरा भी एथलीट पहुंचे, क्योंकि देखो काम सब कर रहे हैं, जिसका जो अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा, वो जरूर पहुंचेगा। और जब एक बार कहते हैं कि आपने कुछ काम, आपने मेहनत की है, ठीक है, तो आपका हार्ड वर्क जैसे ऑलवेज मेक अ साउंड, उसका आवाज़ ज़रूर होती है। आप बस मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इसी तरह इंडियन कोचेज अच्छा काम करेंगे, जैसे एथलीट आप निकल रहे हैं या बाहर जो हम लोग भेजने पुश कर रहे हैं, तो शायद बहुत जल्दी विनर्स भी निकल के बाहर आएंगे। और ओलंपिक वो स्टेज है, वो ड्रीम स्टेज है जो हर एक कोच का, एथलीट का दोनों का सपना होता है कि वहाँ तक पहुँचे। तो उस सपने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री लगी हुई है उसके पीछे। और मैं थैंक्स बोलूँगा कि हमारे जो इंडिया में लोग शो कराते हैं, कि इतने बड़े शोज़ हम लोग IIB प्रो कार्ड में यहाँ जीत रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इतने बड़े शोज़ यहाँ अगर जिस दिन बंद हो गए ना, उस दिन हम लोग को पता है कि एक्चुअली IIB की क्या कीमत है। मतलब लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं कंट्रोवर्सी करते हैं, जो कंट्रोवर्सी करते हैं कि शेरू क्लासिक कैसा होने वाला है। जैसा मैंने, आप हमेशा अगर आप पैसे को प्राइड रखोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर शायद पैसों का प्राइड तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता है। मैंने 100 रुपये से अपना जिम स्टार्ट किया था कभी, और बहुत बेसिक का जिम था मेरा, लेकिन वहाँ से मैंने एथलीट्स बनाने स्टार्ट किए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, वर्ल्ड भी जीते, और यूनिवर्सिटी उसी बेसिक जिम से। अभी जो मैं एडवांस जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बने हुए हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 15 साल पहले की। तो वहाँ से भी एथलीट निकले। लेकिन वो अगर मैं वो सोचता कि अगर मुझे पैसे के लिए काम करना है, कि मुझे नहीं, मुझे वही एथलीट चाहिए जो पैसा ला के देंगे, शायद वो बच्चे नहीं बता। उन्हीं की वजह से शायद आज इतने प्रोज एथलीट बन चुके हैं, क्योंकि एक लाइनअप है, एक चीज़, एक तरीका है, और एक स्टेज लोगों को मिला है। कभी हमने सोचा भी था कि हम लोग जो इंडियन जो कोचेज है कभी प्रो कोच बनेंगे, कि हमारे एथलीट भी प्रो कार्ड्स मारेंगे, क्योंकि हमारा सपना था कि हम बाहर जाके मेडल लेके आए, बाहर जाके। आपको पता है कि हमारे बहुत से एथलीट ऐसे हैं जिनका बजट नहीं है एक बार बाहर जाके लिए, वो अगर प्रेप कर लेते हैं तो, क्योंकि वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बाहर जाकर 2-2.5 लाख का खर्चा करना, वहाँ पर रहना, खाना पीना, अपना फीस भरना, बहुत एक्सपेंसिव। पर ये चीज़ आपको इंडिया में अगर 2 शोज़ दे रहे हैं, तो थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। और रादर देन उनको कंट्रोवर्शियल बनाने से अच्छा है कि उनको थोड़ा पुश करो, उनको प्रेस करो, ताकि और अच्छे एथलीट निकले। अब जैसा कि आपको पता है कि इस बार प्राइज मनी भी बहुत अच्छा गया, तो आई विश कि ये चीज़ बढ़ती रहे। और इंडियन फ़ायदा किसका होना चाहिए? एथलीट्स का। एग्जैक्टली। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, किसी शो की बात नहीं कर रहा, बट आई वांट कि अगर आप एक एथलीट मेहनत कर रहा है, तरक्की सब करेंगे, नॉट अ सिंगल एथलीट के बाद, लेकिन हाँ कि अगर एथलीट तरक्की करेगा तो सबका फायदा होगा। तो भाई जैसे ना बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं या एथलीट ऐसे हैं जिनको ना एक्चुअल रूट नहीं पता कि वो कैसे प्रो कार्ड तक पहुँचे, क्या उनके प्रो कार्ड के बेनिफिट होंगे, कैसे वो प्रो कार्ड मिलने के बाद कैसे वो आगे तक के लिए खेल सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। देखिए, बहुत सिंपल सी मतलब सीढ़ियाँ हैं, बहुत लंबा चौड़ा कोई गेम नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने कोर्स के अंदर ट्रेन करनी है। पहले आपको सबसे पहले NPC खेलना है, ठीक है, रजिस्टर्ड सेल्फ फॉर अ ईयर, ठीक है। उसका एक चार्ज है $50 जो आपको देने पड़ते हैं NPC के लिए। ठीक है। आफ्टर अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड किया, तो आप ये नहीं कि NPC आप सिर्फ इंडिया रजिस्टर्ड होगा, अब NPC वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसमें। तो आप NPC खेलने के बाद वर्ल्ड में कोई भी जहाँ पर IIB प्रो कार्ड्स के इवेंट्स होते हैं आप जाके खेल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ NPC यहाँ खेला है तो सिर्फ आप इंडिया में ही एलिजिबल यू है। कैन पार्टिसिपेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। सेकंड,
उसके बाद आपके जैसे शेरू क्लासिक है या आपका एमएच ओलंपिया चाइना में हो रहा है या आपका दुबई में हो रहा है या कहीं भी मतलब व्हाटएवर इन द वर्ल्ड कहीं भी हो रहा है, तो आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, और वहाँ जाकर आपको अपनी कैटेगरी जीतनी है, फर्स्ट आना है। उसके बाद फिर फाइट होती है प्रो कार्ड्स के लिए। जो लोग अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आएंगे उनमें टॉप 2 या टॉप 3 जो लोग होते हैं, कहीं पर कैटेगरी में 3 प्रो कार्ड्स हैं, किसी कहीं पे कैटेगरी में 2 प्रो कार्ड्स हैं, कहीं पर सिर्फ एक ही प्रो कार्ड है, ठीक है, तो उन फर्स्ट में जो फर्स्ट आता है या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं उन 7 या 8% में उनको मिलता है प्रो कार्ड्स। दैट्स अ टिकट फॉर प्रो शो। प्रो शो मीन द लास्ट स्टेप, जो द लास्ट स्टेज जो आपको ओलंपिया लेके जाता है। अगर आपने वहाँ प्रो शो जीत लिया तो यू आर क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया। ओके, बट राइट नाउ अभी इसी लास्ट ईयर से वैसा हुआ है, लास्ट ईयर से ऐसा हुआ है कि अब एक पॉइंट सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि आपको एक प्रो शो नहीं, आपको 2 प्रो शो जीतने पड़ेंगे। या यू हैव टू अर्न अराउंड लाइक 20-25 मार्क्स, उन्होंने कुछ नंबर दिए वो आपको अर्न करने, देन यू विल क्वालिफाई। अगर आप फर्स्ट में आ रहे हैं तो आप शोज खेलिए, नंबर अर्न कीजिए एंड यू विल क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। अब जरूर नहीं कि आपको प्रो शो भी दोनों फर्स्ट आना। तो इसीलिए लोग बाहर जाके हमारे इंडियन एथलीट जो है वो प्रो जीतने के बाद बाहर पॉइंट्स पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, कि अगर मैं फर्स्ट भी नहीं आया, एटलीस्ट मान लो इंडियन शो वो जीत जाते हैं आने के बाद, और बाहर भी उन पर 10-12 पॉइंट भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके लिए ईजी होगा इस साल के जो ओलंपिक शो होने वाला उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। एंड हमें पुश करना चाहिए, किसी को नेगेटिव ना दिखाकर हमारे एथलीट की बुराई करके या एथलीट के कोच की बुराई करके या उसने इतना खर्च कर दिया या उसने बर्बाद कर दिया, उससे बेहतर है कि उसको आप उसको दिखाओगे नहीं यार, एटलीस्ट हमारा एक भारत का लड़का, एक इंडिया का बेटा बाहर जाके इतनी बड़ी स्टेज के लिए मेहनत कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको आप प्रेज करो, उसको मतलब कहना उसको नेगेटिविटी मत दो उस बंदे को। जैसे देखो नाम हमारा पहले ही हुआ था कि हम किसी का, लेकिन अमित आगरे अभी बाहर प्रो शोज खेलने गए एंड ही इज़ विनिंग, लाइक वो अपने पॉइंट्स बना रहा है सिर्फ इसीलिए। तो कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी वीडियो डाली कि वो पैसे वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे जाके इतने पैसे ख़राब करके आ गया, इससे बेटर इंडिया में खेल लेता, इतने पैसे उसको मिल जाते। तो कहीं ना कहीं क्या पता उसके लिए वो पैसे मैटर ही नहीं करते हो। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर हर चीज़ पैसे के लिए होती तो शायद वो कभी गेम नहीं खेलता। उसको पता है कि मैं देखो उसके माइंड में एक चीज़ है कि मुझे एक शो एक स्टेज तक पहुंचना है, उसके बीच में जितने हर्डल्स आएंगे, चाहे वो पैसे से निकालने पड़े मुझे, चाहे वो मेहनत से निकालने पड़े, चाहे वो मुझे कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करके निकालना पड़े, मैं करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसको पैसे लगा रहा है या 20 लाख या जो भी कुछ जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे देखो किसी को बुराई करने का कोई शौक नहीं है, क्या कह रहा है, मुझे पता है कि अमित आगरे बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, मेरा एथलीट नहीं है, मेरा मतलब बीइंग अ कोच मेरे सामने खेला है और बीइंग अ एथलीट मैंने उसको जज किया है, ऐसा नहीं है, मैंने उसको नए सूर्य में जज किया है और वो आज भी मिलता है, ही रिस्पेक्ट मी अलॉट, बहुत अच्छा एथलीट है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको बोल के वही खराब कर रहा भाई, वो जो कर रहा है ना वो आपने अपने सपनों में आप वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। जो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, 150 करोड़ हमारी इंडिया की जो जनरेशन है, जो मतलब जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, उसमें से सोचो ना 1 या 2 या 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओलंपिया के लिए प्रेप कर रहे हैं या ओलंपिया के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं। आप कहीं लाइव ही नहीं करते उनके आसपास, और सिर्फ मतलब वो बैठ के सिर्फ बुराई करना किसी की, शायद देखो उनको शायद वो अच्छा लगता होगा, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा जो बुराई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम नहीं है किसी को के काम में, क्योंकि शायद हर किसी का अपना काम है। हाँ मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बट बीइंग अ कोच, मतलब एक एथलीट भी रहे हैं, कोच भी हुए हैं, तो आप प्रेज करेंगे उस चीज़ को कि हाँ हमारे इंडिया से जा रहा है एक्चुअली में। तो किसी का मैंने बोला कि मेरे लिए कोई भी चीज़ सबसे पहले इंडिया मैटर करता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब चीज़ें बाद में, पहले इंडिया है। कोई इंसान अगर इंडिया की इज्जत बढ़ा रहा है किसी भी तरीके से तो मैं उसे प्रेज करूँगा, ठीक है, वो चाहे वो किसी भी सिटी से है, चाहे वो किसी भी अपना जोन से है, चाहे वो कुछ भी है, अगर वो इंडिया के लिए कर रहा है, अगर इंडिया को चाह रहा है कि इंडिया की शान बढ़ेगी और एक्चुअल हमारी शान बढ़ती है, प्राउड कि हाँ हमारा एथलीट, यार आज से सोचना 20 साल पहले कौन जा रहा था, किसी को पता था कि प्रो कार्ड कोई चीज़ है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी आई शेरू इन इंडिया, तो उसके बाद हम लोग बताया कि हाँ एक्चुअल दिस इज़ द वे टू गो ओलंपिया, हम यहाँ इसके थ्रू जा सकते हैं, या ये तरीका है ओलंपिया पहुँचने का। एक्चुअल कुछ भी है, स्टार्ट हुआ ना, एक दिन वहाँ पहुँच भी जाएंगे और जीत भी जाएंगे। एक्चुअली में लोगों को तब वैल्यू पता नहीं होती जब उनके पास होता है, जब नहीं होगा तो तब पता चलेगा कि हाँ हमारे पास क्या बाहर गेम खेलने जा रहा है जहाँ पे कुछ। मैंने बोला आपको 25 लाख 20 लाख 10 लाख 5 लाख आपने कहीं से अर्न भी कर लिया, आपने कमा भी ले, आप सोच लेकिन आपका ड्रीम है कि मुझे ऐसी फिजिक बनानी है अमित आगरे जैसी, या मुझे कोई ऐसा एथलीट या अनिक है बहुत अच्छा खूबसूरत एथलीट है, ठीक है, तो वरदान है, वेरी ब्यूटीफुल एथलीट, मैं फिजिक कहता हूँ मैं, इन जैसे सोचो उन लोगों की कितने सालों की मेहनत है जो उन लोगों ने अर्न किया प्रो कार्ड, उसके बाद वो प्रो शो के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, यार वहाँ पे इंडिया से एथलीट भी खेल रहे हैं,
वहाँ जर्मनी, यूएसए, ईरान, कतर, कुवैत, कहाँ का क्रिकेट खेलना नहीं आ रहा है, उनको बीट करके वो लोग प्रो शो जीत रहे हैं और उसके बाद वो ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें किसका नाम बढ़ता है? इंडिया नहीं बढ़ रहा। वो लोग अपना काम कर चुके हैं, वो प्रो कार्ड जीत चुके हैं। वो चाहे तो यहाँ पर इसी प्रो कार्ड के थ्रू वो इंडिया में हज़ारों पैसा कहते हैं कि अपनी पीडीएस पकड़ के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्टिल वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं शायद हम जीत जाए, क्योंकि ड्रीम, हाँ, एक एथलीट के लिए उसका ड्रीम होता है। ड्रीम है। और मैं कह रहा हूँ ये हर इंडियन का ड्रीम होना चाहिए। उनको पुश करें जब वो स्टेज पे आना, कि मैंने ये नहीं कहा मेरा फेवरेट एथलीट सिर्फ अनिक है, भाई नहीं, इंडियन एथलीट आ रहा है स्टेज पे, उसका नाम बोल रहा है कि फ्रॉम इंडिया अनिक, दैट्स इट, क्लैप हिम फॉर, यार वो उसको बूस्ट होगा कि नहीं यार मेरी कंट्री के लोग भी मेरे साथ, हारेगा नहीं तो भी ही विल फील प्राउड कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगा। पब्लिक ने मेरे को बहुत प्रेज किया, मैं कुछ अच्छा था ना तो पब्लिक तो प्रेज करो अपने एथलीट को, पर अपने लोगों को प्रेज करो। जो आने वाला टाइम है, जैसे शेरू को लोग बहुत सारे लोग हैं जो उसके एंटी हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी वो लेके आया जिसमें एक्चुअल बॉडी बिल्डर को स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हुई। बिल्कुल, नहीं तो बॉडी बिल्डर के पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, पैसे नहीं थे उतने कि वो आगे बढ़ पाए। तो शेरू ने एक ऐसा स्टेज सेट किया। शेरू क्लासिक आने के बाद जो मेरी एथलीट से बात हुई है, जो पुराने बॉडी बिल्डर से, उन लोगों ने बोला कि वो स्टेज आने के बाद हमें हेल्प मिली है। बिल्कुल, आप ज़्यादा मत जाओ, सिर्फ 6-7 साल पहले जाइए आप, 2018-19 में जाइए, उसके बाद से एक्चुअल स्पॉन्सरशिप का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। आप उससे पहले जब आपको कोई एथलीट आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ऐसे भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, एक्चुअली पता था। क्योंकि शुरू से पहले एक एक्सपो था बॉडी पावर एक्सपो, बॉडी पावर, हाँ ठीक है, ही वॉज द मदर ऑफ ऑल एक्सपो इन इंडिया। पर्सनली मैं मानता हूँ कि उसने ही यहाँ पर एक्सपोज को लाना शुरू किया, उसके बाद सारे शोज आए और वहाँ से ही स्पॉन्सरशिप शुरू हुई थी, ठीक है। उस एक्सपो के अंदर अपना संग्राम चौगले, मैं और अपना श्वेता राठौर, श्याम सिंह शेरा, वी आर द स्पॉन्सर एथलीट ऑफ बॉडी पावर। तो मुझे एक्चुअल फर्स्ट टाइम रहता है कि एक्चुअली हाँ कि स्पॉन्सर होना ये होता है कि आपको पैसे भी मिलते हैं। मतलब पहले पता ही नहीं था, एक्चुअली पता था, मैं बोलूँगा आप तारीफ करूँगा, हाँ मुझे पता था, मुझे एक्चुअली पता था कि ऐसा भी कुछ होता है कि आपकी ट्रैवलिंग, आपका होटल्स, आपका आना जाना सब कुछ कंपनी पे करती है और आपको पैसे भी देती है, आपको उसी ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी है। अब उसके बाद फिर शुरू भी चला, ओलंपिया भी आया, फिर एथलीट्स छोटे बड़े सारे एथलीट्स, आप देखो ना इंस्टाग्राम आज इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं फिटनेस के थ्रू, मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा हज़ारों, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। वो एक तरीके की स्पॉन्सरशिप ही है जो फिटनेस के थ्रू लोगों को मिली है, कि फिटनेस का चाहे वो पॉडकास्ट के थ्रू बेच रहे हैं, चाहे वो लोग अपना वर्कआउट करके दिखा रहे हैं बेच रहे हैं, चाहे वो उस पर मीम्स बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी मतलब बेच रहे हैं फिटनेस थ्रू, लेकिन वो आज पैसा कमा रहे हैं। और आज अच्छे एथलीट्स के पास जो प्रो कार्ड होल्डर्स हैं या जो लोग अच्छे एक्चुअल अभी फिजिकल मेंटेन करके बैठे हुए हैं, उन्हें किसी न किसी कंपनी ने हायर किया हुआ है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, एज ए ब्रांड एथलीट। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक एक्सपोजर दिया बॉडी बिल्डर्स को, और उस एक्सपोजर से ही इंडस्ट्री बढ़ेगी और इंडस्ट्री को बढ़ने दो, फलने फूलने दो, डोंट स्टॉप इट। इसमें कीड़ा मत लगाओ, धीमा मत लगाओ, इसके अंदर इसको फलने फूलने दो ताकि हम लोग भी फलेंगे फूलेंगे, हमारे एथलीट फलेंगे फूलेंगे, इंडस्ट्री फूलेगी। तो ये नहीं खाली कि एक इंडस्ट्री से सिर्फ एक पार्टिकुलर आदमी फल फूल रहा है, उससे पूरे देश को फायदा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो भाई इसमें जैसे 15-20 साल में, और अभी 15-20 साल भी नहीं, हम 2015 के बाद ले लेते हैं, आपने क्या फिटनेस इंडस्ट्री में चेंज होते हुए देखा? मतलब पहले ऐसा हुआ करता था, लोग जो होते थे वो बहुत एक गली मोहल्ले में से कोई 1-2 बॉडी बिल्डर हुआ करते थे जो जिम जाया करते थे, तो वो भी बहुत मिनिमल चीज़ें होती थी, उनको जो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो करते थे। तो क्या चेंजेस आपने देखे अभी के टाइम पे? चीज़ें बढ़ गई हैं, मेहनत कम हो गई, सोर्सेज बहुत हो गए, लेकिन लोगों ने अब हार्ड वर्क कम कर दिया, लेकिन जो कर रहे हैं आज वही एथलीट है बस। और पहले क्या था, बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत कम चीज़ें थी, मेहनत ज़्यादा थी। आप देखो ना पुराने जो 2000 के एथलीट्स हैं, उनका फ्रेम, उनकी बॉडी देखेंगे आप, वो शायद वो एडवांस मशीनें भी नहीं है, तब तो रॉ ट्रेनिंग हुआ करती थी, एडवांस मशीनें नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी, उनका मसल मास, उनकी हार्डनेस, फुलनेस, इतना जितना भी आज के ज़माने में लोगों को अब जो इनहेंस चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद वो लोग उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सोच सकते हो आप, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि लोकल एथलीट की, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग ओलंपिया खेल रहे हैं उनकी भी, वो लोग भी उस टाइम के उस और के जो एथलीट्स थे उनको भी टच भी नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं खेलना जाएंगे, ना उनके स्ट्रक्चर को, ना उनके फ्रेम को, ना उनकी कंडीशनिंग को, ना उनके सेपरेशन को, जस्ट कि उन लोगों को पता था कि हाँ कि हम पर एक लिमिटेड सामान है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। जैसे हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि लोग 6 मील नहीं खाएंगे, लेकिन 6 मील की जगह 6 कैप्सूल खा लेंगे। ये तो उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको शॉर्टकट और इजी चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करनी। आजकल के एथलीट्स का ये है कि लोग खाना पसंद नहीं करते, सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी बन जाए और हम लोग खेल के जीत जाएं और
3 शोज़ खेल के हम कोच बन जाए। तो इसके अंदर भाई पहले आपका कोई मतलब पुराने एरा में अगर हम जाएं, जो फेमस बॉडी बिल्डर्स हमारे इंडिया के रहे हैं, फॉरेन कंट्री के छोड़ देते हैं, तो इंडिया में कोई आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर रहा है जिसको आपको लगता हो कि हाँ भाई ये अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे कहीं पे, या करा भी होगा? बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं कि मेरा ये फेवरेट बॉडी बिल्डर है कि बहुत अच्छी सिमेट्री है, अच्छी वो है, तो कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, पुराने टाइम में एक हमारे महाराष्ट्र के एथलीट थे सुहास खामकर, और एक हमारे मेरे घर के पास ही रहते थे, मेरे गुरु के जो कहते हैं गुरु भाई कह सकते हैं, दिनेश सिंह। उन्होंने एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका मेडल था, तो शायद वो हमारे पूरे ईस्ट दिल्ली में शायद ही वॉज ओनली पर्सन जो बहुत 65 kg, मतलब हम भी इसी कैटेगरी में खेलते थे 65 में, तो उस कैटेगरी में बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे एथलीट थे। और स्वास्थ्य हमको लाइव देखा अपने आंखों से, तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल एथलीट जो मैं उस टाइम देखा था। उसके बाद तो फिर संग्राम में भी आ गए, उसका बहुत वसीम खान है, तो बहुत सारे एथलीट हैं इंडिया के जो बहुत खूबसूरत थे उस दौरान में। तो दीज आर द फ्यू एथलीट्स जो मुझे आज भी पसंद है, आज भी पसंद है। वन ऑफ देम सुहास खामकर, संग्राम चोगले, वसीम खान एंड अपना मुकेश सिंह गहलोत। उस टाइम पर इनका ऑरा था, एक मतलब देख लाइक कि वो जाइंट एथलीट है, बड़े एथलीट है, 85-90 kg में खेलने, मतलब वो 90 kg से प्लस आज भी इंडिया के अंदर जो 90 प्लस खेलने वाले एथलीट है वो बहुत कम होते हैं। तो वो देखने में, जब हमारे मैं बताऊँगा आपको कि मैं एक शो देखने गया था 2002 में, दिल्ली में हुआ था शायद वो, तो उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी टांग में बैंडेज बंधी हुई थी, और इवन आई वांट टू कम्पीट इन दैट शो, मैं कम्पीट नहीं कर पाया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें हमारे एक इंडिया के बहुत ही मैनी टाइम मिस्टर इंडिया प्रसाद कुमार, तो उनका वो फ्री पोजिंग शो था, और वो था बसंत कुंज में, आई एम स्टेइंग रिशाद गार्डन सिंगापुरी के अंदर। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, राजा यार वो मेरे को उनका पोजिंग देखनी है, मुझे नहीं पता, और मैं नीचे रूम में लेटा हुआ, मैंने कहा तुम्हें लेके चल के, तो उनका सिर्फ शो देखने के लिए, वन ऑफ द जाइंट एथलीट, मतलब उस टाइम पर इतने बड़े बड़े लेग्स देखने लगता था कि यार क्या फॉरेन एथलीट है। तो वो सिर्फ शो देखने के लिए यहाँ से बसंत कुंज गया था, मैंने बाइक पे पैर सीधा लटका के ऐसे पढ़ने के लिए देखने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ के नहीं कि मुझे वो देखना है, क्योंकि एक होता है कि बॉडी एक गेम है, एक स्पोर्ट है आपका, मुझे देखना है कि मुझे अब मुझे नहीं पता कि लोगों को आज कैसे लोग अपना को बूस्ट करते हैं। मैं वो शो आज भी सोचता हूँ, उनकी पोजिंग दिखती है, हाँ कि वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग अपनी खत्म नहीं कर पाया, और आज तक भी वो मेरे साथ मिलते हैं, और आज भी मैं वो रिगार्ड करता हूँ, आज हम साथ में जज करते हैं, क्योंकि मेरे वो आइडल रह चुके एकदम, आज साथ बैठता हूँ उनके, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि चलो ये कुछ तो क्या इंडस्ट्री में जो आज उनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि 17-18 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुके हैं वो, और सर्विसेज में मेडल है उनका, और बहुत सारे, मतलब शायद उनसे ज़्यादा मेडल मैंने किसी को देखा नहीं इंडिया में जीते हुए शायद। तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट जो मैंने अब तक देखा है। तो भाई अब थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग जैसे कहा जाता है, मिथ भी है, क्या एक बॉडी बिल्डर और एक मेन फिजिक एथलीट और एक क्लासिक फिजिक एथलीट, तो आप उन्हें कैसे मतलब अलग करते हैं? आपको कैसे पता होता है कि कौन सी कैटेगरी में मुझे इसको खिलाना है? हर कैटेगरी का एक अपना फ्रेम है, ठीक है, उनका फ्रेम और उनका बॉडी मसल मास, प्लस उनकी बॉडी की जो शेप के, हम कहते हैं शेप क्या, बाइसेप्स, थाइज, वेस्ट, ये बहुत मैटर करती है। मेन फिजिक एक अलग तरीके का गेम है, आपको पता है कि उसमें लेग्स का बहुत बड़ा गेम नहीं है, बट हाँ मेरी मिस्टेक फिजिक का रेशियो, वेस्ट टू चेस्ट का रेशियो, आपको पता है कि ये इट्स टोटली कम्स फ्रॉम द लाइक हम जो आर्नोल्ड सर के टाइम में 80s 70s की जो बॉडी बिल्डिंग थी, वो उससे इंस्पायर होकर बनाई गई कैटेगरी। तो हमें उसी तरीके का एथलीट देखना है, नैरो वेस्ट टू थाइज बहुत ज़्यादा ह्यूज ना हो, ठीक है, सिमेट्रिकली बहुत खूबसूरत लगे, वेस्ट टू चेस्ट का रेशियो 17 to 18 इंच से ऊपर रहे कम से कम, कि अगर आपकी वेस्ट 26 या 28 30 है, तो आपका चेस्ट एटलीस्ट 46-47 होना चाहिए। तो आपको लगना चाहिए आपका एक्स फ्रेम ऐसा आ रहा है, और थाइस आपकी जो बहुत ज़्यादा बल्जी नहीं है। जैसे आपकी थाई का बल बढ़ता है, तो आप स्विच हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, चाहे आपकी वेस्ट छोटा है या बड़ा है। बहुत बड़ी थाई क्लासिक में कभी नहीं जीतेगी, क्योंकि वो उसमें रिलाई नहीं करेगा, तो आपको वो चौथी तीसरी सेकंड प्लेस देंगे, फर्स्ट उससे देंगे जो एक्चुअल क्लासिक लग रहा होगा, क्योंकि क्लासिक मतलब क्लासिक ओरेकल हो। जैसे हम थिंक अबाउट लो फ्रिग्नो, आप आर्नोल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, जो ये एथलीट्स हैं उस टाइम के एथलीट्स के ऊपर ये एक कैटेगरी बनाई गई थी, क्योंकि कहते हैं फादर ऑफ ऑल गेम्स आपका बॉडी बिल्डिंग है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग को इसलिए आज भी ओलंपिक में सबसे बड़ा प्राइस बॉडी बिल्डर को ही दिया जाता है। अच्छा, क्लासिक को भी कम दिया जाता है, मैन फिजिक को भी कम दिया जाता है, बट बॉडी बिल्डिंग के प्राइस मनी लाइक इंडिया के हिसाब से बोलूँगा तो 5-6 करोड़ रुपये बढ़ते हैं जो फर्स्ट टाइटल में। वहीं मैन फिजिक का बिल्कुल आप मान के चलो $50,000 या $1 लाख मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होता। तो इसके अंदर जैसे भाई कोच, जैसे एक बॉडी बिल्डर कोच में शिफ्ट हुआ, तो ये बात सच है कि एक बॉडी बिल्डर एक मेन फिजिक एथलीट को भी ट्रेन कर सकता है, क्लासिक फिजिक एथलीट को भी ट्रेन कर सकता है, और बॉडी बिल्डिंग तो उसने करी भी है और करवा भी रहा है, तो एक बॉडी बिल्डिंग कोच भी बन गया। क्या एक मेन फिजिक एथलीट बॉडी बिल्डिंग कोच बन सकता है? हाँ
बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। देखो मेन है आपके प्रोटोकॉल सारे, ठीक है। सेकंड है कि आपको उसका वर्कआउट रूटीन पता होना चाहिए। मैन फिजिक ऐसी ऐसा नहीं कि उसको लेग्स नहीं करता, वो लेग्स करता है, ठीक है। ठीक है। मैन फिजिक नहीं है कि उसने कुछ भी अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं किया, या उसने कुछ अपने शोल्डर्स के लिए या अपने बाइसेप्स के लिए वो वर्कआउट नहीं किए जो उसको बड़ा करे या उसको शेप में लेकर आए, सब करता है। तो वाई डोंट ही ट्रेन बॉडी बिल्डर्स, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकता। मैं भी उसको बिल्कुल नहीं अब ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने मान के चलो उसने PhD सिर्फ अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की है, बट उसने उससे पहले और भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो खाली वो हमेशा वो एक चीज़ बात नहीं करता रहेगा, वो और चीज़ भी बात कर सकता है। और अगर वो उसको अलावा इसको भी अगर लर्न करना शुरू कर देगा तो वो भी सीख जाएगा, क्योंकि भाई वो PhD कर चुका है। आप समझो वो एक प्रो एथलीट बन चुका है, उसने बॉडी बिल्डिंग गेम किया है, उसने सीखा है, उसने चीज़ें अप्लाई की, उसने डाइट्स की है, उसने कार्ब्स प्रोटीन सबके प्रोटोकॉल समझे हैं कि हाँ मैं इतना खाऊंगा या इस मेरे वेट पे इतना मुझे प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब्स चाहिए, इतना फैट चाहिए, वो ही नोज अबाउट एवरीथिंग। तो वो उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाकर या उस चीज़ से थोड़ा सा एडवांस बॉडी बिल्डिंग अप्लाई कर सकता है, और उससे रिजल्ट निकाल भी रहा है और निकाल भी रहे, ऐसा नहीं है। और बहुत से ऐसे कोचेज़ भी हैं, बहुत वेल नोन कोचेज़, जो कभी उन लोगों ने गेम ही नहीं किया, बट उन्होंने खुद को इतना एजुकेट किया, इतना पढ़ाया, और वो आज बहुत बड़े बड़े जो ओलंपिया विनिंग एथलीट्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। वो कभी स्टेज चढ़े भी नहीं है। और मैं बात नहीं कर रहा कि हमारे बीच में नाम सुना, नाम के सुना दुनिया जानती है, एवरीवन नोज हिम, हैनी रैम्बोर्ट। आपने कभी नहीं देखा स्टेज पर? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बट वो 24-25 टाइम्स ओलंपिया विनिंग कोच है। हाँ, सबसे ज़्यादा ओलंपियंस उनके पास है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, क्योंकि उन्होंने खुद को एजुकेट किया, बायोलॉजी को समझा, ठीक है, और जो प्रोटोकॉल्स एक्चुअली फिट बैठने थे फिट बैठाए। क्योंकि वो ये नहीं कि पहली बारी में वो सीधे ओलंपिया कोच बन गए, वो भी हमारे बेसिक कोच थे, उनकी लर्निंग पार्ट, हाँ लर्निंग पार्ट चलते रहना चाहिए। हमेशा हमें सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और हमेशा खुद को एजुकेट करो चीज़ों को लेकर कि ज़माना क्या चल रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए, जजेस को क्या चाहिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम तो ट्रेन कर रहे हैं, बट जजेस को उनका जो जजिंग का प्रोटोकॉल है बिल्कुल अलग है, और हम वो चीज़ें नहीं दे पा रहे, तब तक एथलीट फिर नीचे ही प्लेस मारेगा, वो 4th 5th 3rd पे आने वाला। और जजेस को बताया कि हाँ भाई ब्रॉड चेस्ट चाहिए, थिक चेस्ट चाहिए, सेपरेशन बैक में चाहिए, आपका लोअर बैक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लोअर बैक बहुत अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो कोई भी अच्छा कोच जो मैन फिजिक खेल चुका है, या जो या बॉडी बिल्डिंग मैन फिजिक वाले को ट्रेन करना है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं इसमें बिल्कुल कोई मिथ या कोई इसमें कोई डाउट नहीं रखूँगा, बिल्कुल कर सकता है। तो भाई जैसे ये तो हो गई बॉडी बिल्डिंग वाली बात में, क्या एक बॉडी बिल्डर जो बोला जाता है, क्या वो पूरे साल एनाबॉलिक्स यूज़ करता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि पूरे साल यूज़ करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने बोला कि हमेशा खुद को प्लान कीजिए कि आपको कौन सा शो खेलना है, ठीक है। दूसरा कि पूरे साल अगर आप सिर्फ इन्हेंस ही रहेंगे तो खुद की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कब रेस्ट देंगे? हर मशीन, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स है या यही माइक है, इसको भी रेस्ट चाहिए। ऐसी हमारे ऑर्गन्स की भी कैपेसिटी है, एक हद तक ही लोड झेलेंगे। तो मैंने अपने नाम सुनूंगा लीप रिस्ट, बहुत बड़े एथलीट हैं, और शायद उनसे खूबसूरत बाइसेप शायद नहीं है किसी का ना, और मतलब अपने टाइम में और है उनका एक खूबसूरत बॉडी कहते हैं, शॉर्ट हाइट बॉडी बिल्डर में उनसे अच्छा एथलीट नहीं था कोई। मैंने खुद उनका मतलब एक आप यूट्यूब का भी चेक करना मिलेगा आपको उनका वीडियो। तो उनका पर्सनल था कि जैसे ही मेरा ओलंपिया खत्म होता है, आई विल शट इट डाउन एवरीथिंग, डायरेक्ट कोल्ड टर्की शट डाउन। हाँ, आई विल शट डाउन एवरीथिंग, ये उनके वर्ड्स बता रहा हूँ मैं बिल्कुल कॉपी करके। आई विल शट डाउन एवरीथिंग, आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अ टैबलेट और लाइक एनी काइंड ऑफ ओरल एंड इंजेक्टेबल थिंग्स टू माई बॉडी। आई एम जस्ट रिलैक्स्ड फॉर 2-3 months एंड आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, 2-3 months। सो जब इतना बड़ा एथलीट जो ओलंपिया स्टेज पे भी सिल्वर ला चुका है, मतलब सोचो वो उस 212 का एथलीट वो हैवी वेट में खेलने के बाद ही मेडल ला चुका है, अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया वो मेरे हिसाब से, वो उनको क्राउन मिलना चाहिए था, बट ठीक है, उनके से अच्छा कोई था वो जीता। बट जब इतना बड़ा एथलीट कह रहा है कि भाई मैंने खुद को 2-3 महीने खुद को रोकता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, तो वाई डोंट वी, हम क्यों पूरे साल बॉडी को रेस्ट दो, प्लान करो 6 महीना 8 महीना साल भर बॉडी को। अगर आपको लगता है कि इस साल मेरे शोज आने वाले हैं, आपने जनवरी स्टार्ट किया, नवंबर आपका शो है, आपने 10 महीने 8 महीने 9 महीने आपने अपना ऑन सीजन ऑफ सीजन अपने ऑफ से निकाला, कुछ दिन टेस्ट करो, चेक करो बॉडी के इंटरनल आपके कि बॉडी में आपके लिपिड्स क्या आ रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या कुछ अप एंड डाउन है, उसको क्लोजली वॉच करो। अगर बॉडी आपकी गिव अप कर रही है तो आपको रुक जाना चाहिए। ज़बरदस्ती खुद को पुश मत करो कि हाँ मुझे पूरे साल पूरा करना है, नहीं मेरे कोच ने बोला है। और मेरे को लगता नहीं कि कोई कोच आपको पूरे साल ही करनी, पूरे साल ही तो यार लगा रहा है, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि हाँ हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर जाएंगे, अगर लंबा करेंगे बॉडी के ऑर्गन्स कहीं गिव अप कर जाएंगे हमारे। कोई भी मशीन हो अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो ख़राब होगी। लेकिन ऐसा केस सिनेरियो आपके पास आया होगा जो
बहुत लंबे टाइम अपने सारे एंड्रोजन रिसेप्टर क्रैश कर रहा होगा, या बहुत सालों से किसी खुद के प्रोटोकॉल या किसी और के प्रोटोकॉल फॉलो अप करके पूरा 2-3 साल करके उसके बाद आपके पास आया है। हाँ बिल्कुल है। तो अब उसके बाद जैसे क्या रहा होगा? देखिए जैसे कोई बाहर से आता है, मैंने बोला कि मैं कभी डायरेक्ट किसी को अपने टीम में या अपने जिम में किसी को सीधा एंट्री नहीं देगा, आप सीधा मेरी टीम में आ गया, अब लेट्स स्टार्ट, ऐसा नहीं है। जब कोई बाहर से आता है किसी भी कोच के पास से या खुद भी करके आता है किसी भी, तो पहले आज जैसे कि पहले टेस्ट करा के आओ पहले, उसके बाद हम बातें करेंगे। मैंने आपसे बोला ना कि भाई किसी और की बीवी का खर्चा मैं बैठाऊँगा, आप कहीं और से आ रहे हो, आपने कहीं और पीढ़ी आपने 1-2 साल लगाए आपने, और आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी मुझे नहीं पता, और आप वो चीज़ कैरी करके जिम आए और मैं आपको सीधा फिर से दोबारा से आपको इन्हेंस करके फिर से स्टार्ट कर दूँ, तो वो चीज़ बड़ी ख़राब हो जाती है। कहते हैं बद से बदतर आपको देखना, तो फिर ये केस होता है। तो पहले कोई अगर आता है तो उसको भैया आप बोलो कि आप पहले अपना टेस्ट कराओ। आपके बहुत से कोई चीज़ें मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आपको कोई भी अदर एथलीट आता है तो पहले उसका आप टेस्ट कराइए, उसको पहले देखिए उसके इंटरनल उसकी बॉडी कैसी है, उसमें क्या कमी खामियां, पहले उसको ठीक करो, उसके बाद फिर समझाओ कि भाई ये प्रोटोकॉल्स हैं और अभी आपको पहले कुछ दिन या ऐसा आपको ठीक करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, वरना हम स्टार्ट नहीं करेंगे। और ज़्यादा ख़राब है तो उसको पहले भाई बना करो, पहले खुद को आप ठीक करो, क्योंकि आजकल सबको पता है कि सब लोग साल 1.5 साल और खुद भी कोचेस को नहीं, खुद लोग यूट्यूब से या किसी भी ज्ञान या अपना चैट जीपीटी से कुछ भी लोग निकाल रहे हैं और खुद पे अप्लाई कर रहे हैं, चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है। और फिर जब खराब हो जाते हैं फिर याद आता है कोचेस, अब किसके पास जाए, अब ठीक कौन करेगा। तो ऐसा कोई मैसेज आया आपके पास कि सब कुछ खराब करके उसके बाद याद आई है? मैसेज नहीं आता, लोग सीधा आते हैं मैसेज आता सीधा लोग आते हैं कि भाई मेरा ये हो गया। और बहुत सारे हमारे ज्ञानी बाबा या आजकल बैठते हैं इंस्टाग्राम पे जो आजकल ज्ञान बांट देते हैं, बाद में लोगों से फिर वो पैसे लेके उनको चैट जीपीटी से प्लान डाउनलोड करते हैं और उन्हें व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, और बेचारा उसको एथलीट्स बोलूँगा, नए बच्चे उसको फॉलो करते हैं, और फिर जब कुछ क्रैश हो जाता है देन दे कम टू कोचेस कि आप ठीक करो, अब क्या करें, कुछ नहीं हो रहा, बॉडी में ये इशू आ रहे हैं, ये हो रहा है, या सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है, बहुत चीज़ें ऐसी है। तो भाई जैसे एनाबॉलिक पे ये कहा भी जाता है, सुना भी है, बॉडी बिल्डर्स भी, क्या सच में एक बॉडी बिल्डर की सेक्स ड्राइव क्रैश हो जाती है आफ्टर एनाबॉलिक यूज़? देखिए मैं बोलूँगा ना कि हर चीज़ का बोला कि रोकना पड़ता है खुद को। अगर आप अपनी बॉडी को इन्हेंस कर रहे हैं तो उसका तरीका है कि आपको जब आपने गेम ख़त्म किया उसको स्लाइटली आप नीचे लेकर आओ, उसका अपने टेस्ट कराइए, फिर बॉडी के जो आपका मैंने बताया, आपने बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, उसको समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी में LSH FSH कितना आ रहा है, मेरा सीमेंस काउंट क्या चल रहा है, मेरा टेस्टोस्टेरोन टोटल, मेरा फ्री क्या बॉडी कितना बचा भी है या डाउन चला गया क्या है, उसका तरीका ठीक करने का। बट वो किसके पास है? जिसने उसका पढ़ा होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा वही ठीक करेगा। और देखो मेरे इतने सारे मेरे एथलीट्स हैं, मैंने बोला मैं 2004-5 से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, 20-21 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी एथलीट ऐसा नहीं है जिसको इस चीज़ को इशू रहा हो। सब का परिवार अच्छा है, सबके पास अपने बच्चे हैं, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में, किसी को शायद कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग टाइम टू टाइम चीज़ों को अपना क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तुम ऑफ हो साल भर के लिए या 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए, आप कुछ नहीं करना, बॉडी को ठीक करो, अपना शादी करो, अपना चीज़ें प्लान करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को लगातार ले रहे हो और बॉडी के इंटरनल चीज़ों को वॉच नहीं कर रहे हैं तो फिर तो क्रैश नहीं, फिर तो आप शायद बहुत चीज़ हाथ होने वाले हो। फिर आप कहते हैं कि फिर आप बोलोगे कि मेरे को कोच नहीं कर दिया या इनहेंस होने से हो गया, चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन ओवरडोसेज से और लॉन्ग टर्म प्रोसेस से ज़्यादा ख़राब होती है। अगर चीज़ें एक बार रिसेप्टर्स आपके क्लोज हो गए और एक बार आपकी अगर जो चीज़ ग्रोथ है वो परमानेंट कुछ दिन तक तो बोलती है कि आप कर ले ठीक, मैं ठीक हो जाऊँगी, कर ले ठीक, मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन अगर वो बैठ गई फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिकवरी जैसे टाइम होता है, जैसे एक रिकवरी प्रोटोकॉल है। मैंने बोला जैसे आप चीज़ कुछ चला रहे हो, मैंने बोला ऑलवेज वॉच योर बॉडी, कि आपकी बॉडी आपको साइन देती है हर चीज़ का, हर चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ है। बुखार होगा तो पता चल जाएगा, सर दर्द होगा तो पता चल जाएगा, लीवर में दिक्कत होगी तो आपको साइन आएंगे, किडनी में इशू होगा तो आपको साइन आएगा, आपको सेक्सुअल ड्राइव में इशू होगा तो आपको साइन आएंगे। अब वो साइन में माइक बोलूँगा अच्छा लगेगा नहीं, सब साइन आते हैं। जब आपको साइन बॉडी दे रही है, इस कहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई है, क्योंकि शायद इससे कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी से अच्छा पूरी वर्ल्ड में ऐसी कोई बॉडी डिजाइन की गई है, क्योंकि इस तरीके से अल्लाह ने बनाया कि इस बॉडी को वो हमें खुद ब खुद आती है कि भाई तेरी बॉडी में ख़राब हो रहा है, समझ जाओ भाई, तेरे बाल टूट रहे हैं, तेरी बॉडी का DST में कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर भाई, तेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तेरे खाने में तो कोई इशू आ रहा है, डाइजेशन तो अपने लीवर चेक करा भाई, तेरे को यूरिन में कोई इशू आ रहा है, तेरे यूरिन में जलन आ रही है, कुछ भी 100 चीज़ें ऐसी हो रहा है, या कुछ भी बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, कुछ भी, तो उस बॉडी साइन तरीके हाँ कहीं ना कहीं इशू है, उसको उसमें लापरवाही करना बड़ा दिक्कत है। लोग लापरवाही करते हैं कि शायद नॉर्मल है, शायद नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं भाई, गो दे टेस्ट, उसको टेस्ट कराओ, उसको क्योर करो और आगे बढ़ो। गेम
मैंने बोला ना कि मेरे इतने एथलीट्स में आज से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्लोजली मानते हैं भाई क्या करना है, अभी ऑफ टाइम है, अभी ऑफ करते हैं, अभी गेम नहीं करता, अपने 1.5 साल 2 साल ऑफ रहो आराम से, अपना काम देखो, अपना जिम देखो, जब बताऊंगा तब प्लान करेंगे। तो क्या ऐसे एथलीट के लिए जैसे ऑन साइकिल बेबी प्लान कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डर के बच्चे नहीं होते, वैसे तो मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर के बच्चे देखे हैं, लेकिन ऐसा भी एक मिथ माना गया है कि किसी के बेबी ना हो तो उसको ये कि जिम करता था, इंजेक्शन लगाता था, तो उसके बच्चे नहीं होता। मैंने तो 1999 से 2019 तक बॉडी बिल्डिंग करी है और इनहेंस की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों को तो बच्चे, एक बेटा है मेरा 10-11 साल का, एक बेटी है मेरी। और उसके बाद कम से कम 1000 एथलीट्स है मैंने जो मैं ट्रेन किया, जो मतलब प्रो एथलीट्स था, मैं बात नहीं कर बेसिक एथलीट की, और सबकी फैमिलीज है, कोई भी ऐसा नहीं इसके बच्चे नहीं हुए या नहीं हुए। मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, कि आप कब कोच के कितना मानते हो और कितना उस चीज़ को आप फॉलो करते हो। लोग बहुत से लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को मानते नहीं, खुद को क्योर नहीं करते। जब राइट टाइम आए स्टॉप करो, चीज़ों को रोको यार। अगर फैमिली वाला तो फैमिली प्लान करो अपना, और जिसके नहीं हो रहे ना फिर तो उसका कोच है वो खुद आके उन्होंने गड़बड़ी कहाँ की है। मैंने बोला कि आप मेरे जानकार, आप भी बहुत से मेरे स्टूडेंट जानते हो, सबके बच्चे हैं, एक भी ऐसा नहीं है, चाहे वो लड़की है लड़का है, दोनों के बता रहा हूँ मैं, सबकी फैमिलीज हैं। और सब लोग जो करंट एथलीट्स हैं वो भी, जो पास एथलीट्स हैं वो भी, एक बच्चे नहीं, 2-2 3-3 बच्चे सबके पास, इतना मतलब इनहेंस करने के बाद भी। मतलब ये एक मिथ है जनरल पीपल के लिए, जनरल लोगों के लिए। मैंने बोला कि मेरी जो बेटी हुई थी, आई वाज ऑन प्रेप, जब मेरी वाइफ ने कंसीव किया था, मतलब ऑन प्रेप भी आपके बेबी कंसीव हुआ था। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। जब मैं पर्सनली खुद ही एक एग्जाम्पल उस चीज़ के लिए कि मैंने ऑन प्रेप, मेरी वाइफ ने कंसीव किया और मेरी बेटी हुई, और जब मेरा बेटा कंसीव हुआ था उससे पहले वाला, उससे पहले भी मैं प्रेप पे चल रहा था। तो मैं इसमें तो बिलीव ही नहीं करता कि आप ऑन प्रेप आप कंसीव नहीं कर सकते, या आप इंपॉर्टेंट हो जाओगे, आपके टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट्स ऑल अबाउट डाइट्स, आपकी डाइट्स कैसी है, आप एक्चुअल प्रॉपर मील खा रहे हो, आप बॉडी के इंटरनल टेस्टों को फीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ रहा है तो भाई रोको चीज़ों को, अपने टेस्टों को बढ़ाओ ऊपर। कौन वॉच करेगा कोर्टिसोल? अब लोगों को पता नहीं कोर्टिसोल होता क्या है। एक्चुअली हार्मोन के बारे में लोगों को कम नॉलेज ही नहीं है कि कोर्टिसोल, कोच को नॉलेज नहीं है, और वो आपको भर रहे हैं। मैंने बोला कि इसलिए कहता हूँ कोच पे अपने होमवर्क करो, पढ़ो कोच के बारे में कि एक्चुअल से नॉलेज है कि नहीं है। ऐसी भी हमें से नीम हकीम खतरा जाना नहीं पाता है कि बस हम ले रहे हैं लोगों से काम, और भाई ये 10 की गोली 50 की गोली बिना पिन्नी हुए, और ये टेप हटा के आजकल चल रहा है काम, जो कोच का चल रहा है चलने दो। लेकिन एथलीट्स को बहुत वाइजली अपना कोच चूज़ करना चाहिए कि हाँ मेरे कोच को नॉलेज है भी कि नहीं है, कि मुझे बना पाएगा नहीं बना पाएगा, मेरी किसी गलती का, अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो ये इसे क्योर कर लेगा, पकड़ लेगा, नहीं कर पाएगा। इन केस इन फ्यूचर मुझे मेरे को इशू आता है तो इसको पता भी है कि भाई मेरी बॉडी में उसको रिपोर्ट्स पढ़नी आती है कि नहीं आती, कि मेरी बॉडी में दिक्कत क्या है, पकड़ तो लेगा नहीं पकड़ लेगा। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से कितने % कोचेज़ है जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? या आपका ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जितने नए कोचेस बन रहे हैं या ट्रेनर्स बन रहे हैं, वो लोग सबसे लैक कर रहे हैं कि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल। वो अगर कमाने लग गए तो सिर्फ वो उस पर लग गए, लेकिन दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट उस चीज़ के अंदर। देखिए मैंने बोला कि आप प्रैक्टिकल बॉडी बिल्डिंग नॉलेज अच्छी बात है, बट थ्योरिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, एथलीट्स के लिए। खुद के लिए तो आप पढ़ लोगे, लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अप्लाई अपने एथलीट पे करना है, क्योंकि आपका एथलीट आपके लिए टेस्ट ट्यूब की तरह है, कि आप उसको जो आप दोगे ना, वो रिजल्ट दिखाएगा कि आपने जो सही दिया वो सही था या गलत था। आप गलत दोगे तो वो भुगतेगा, आप ही चढ़ जाओगे। अगर सही निकाल तो आपकी वाही होगी, फिर बाबा क्या एथलीट बनाया, समझा आप। ज़्यादातर लोग पर चैंपियंस देखते हैं, हाँ, फेलियर्स नहीं देखते। और मेरा मानना है कि आप अपने फेलियर से अगर सीख गए तो शायद आपका चैंपियन कभी हारेगा नहीं, आपका एथलीट कभी नहीं हारेगा। और फेलियर्स क्या है कि आपके एथलीट को अगर आपको फेलियर से बचाना है, आपको खुद का एजुकेट करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, उनकी अच्छी बुरी चीज़, क्या उनको रियलिटी भी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, इट्स अ हार्श रियलिटी। और एथलीट को बताना पड़ेगा कि इसके ये इम्पैक्ट आने वाले हैं, या इस चीज़ मैंने बोला ना कि हर चीज़ को आप बता के चलो। अगर वो हार रहा है तो हाँ भाई तेरे में कमियाँ हैं, तू इसलिए हार रहा है, तो इससे ठीक हो सकता है, या तेरे को इतने 6 महीने साल लगेगा, जल्दी का शॉर्टकट मत ढूंढ, मेरे पास नहीं है। तो लोग आजकल एथलीट ज़्यादा कि सर कुछ जल्दी बताओ ना क्या करना है। हाँ, कुछ 4 महीने और 6 महीने में भी बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग हो सकती है क्या? मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं करा पाता, मैं 6 महीने 4 महीने नहीं, लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि इंजेक्शन। मैंने तो 30 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि 30 दिन बॉडी बना दी लोगों ने। हाँ, 30 दिन में बॉडी आते हैं बहुत से कोच के 30 दिन मैंने ये कर दिया भाई, कैसे क्या जानते हैं भाई क्या कराते हैं वो लोग, मेरी नॉलेज में तो मैंने ऐसी पढ़ाई की नहीं। 30 दिन में बॉडी बिल्डिंग हो जाती है। मेरे एथलीट साल 2 साल बेचारे प्रेप करते हैं, फिर जाके खेलते हैं, फिर विनर बनते हैं। क्योंकि 3 महीने में कोई लगा बोला 3 महीने में नहीं भाई, वो 3 महीने से पहले कम से कम 3 साल जिम कर चुका है,
उसके बीच में उसने कई चीज़ें अपनी वहाँ से निकाली, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वहाँ क्लियर हो गए, क्लियर हो गया, तब जाके वो बनता है। वो 3-4-16 हफ्ते की या 20 हफ्ते की प्रेप करता है, तब जाके वो जीतता है। क्या एक एथलीट में लोग मतलब लोग जो आजकल कोचिंग लेते हैं, क्या उनके अंदर आपने भी ये कमी देखी है कि दे आर आस्किंग कि आपकी फ़ीस क्या है, और फिर वो आपको बहाने बनाते हो कि नहीं सर मेरे पास ना फ़ीस कम है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो, लेकिन अगर आप वहीं आप एक प्रोटोकॉल लिख दोगे जिसके अंदर उसको 50,000 के इंजेक्शन लाने हैं, तो वो पैसे होंगे इसके पास। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे एथलीट्स मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं कोई मतलब एक नॉमिनल फ़ीस होती है, इतनी मेरी फ़ीस है, मैं इतनी चार्ज करता हूँ, तो सर मैं ट्रेनर हूँ या मेरा अपना जिम है या मैं फला कुछ काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने कहा चलो ठीक है देखता हूँ मैं कहा लेकिन बॉडी बिल्डिंग कैसे करोगे, वैसे कितना का सामान आएगा, मैं हो जाएगा 30-40 क्या आपका बैठना चाहिए होगा, सर वो मैनेज कर लूँगा मैं। तो हंसी भी आती है, और फिर मैंने कहा भाई अगर मैनेज कर लोगे ना फिर फाइंड अ गुड कोच, मैं वो कोच नहीं हूँ, मैं नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि देखो मैं अपनी मेहनत अपना टाइम बहुत डेडिकेशन देता हूँ किसी भी एथलीट को। यू कैन आस्क माई एथलीट्स कि मैं कैसा उनसे काम करता हूँ, बिहेवियर करता हूँ 24/7 मैं कहता है उनके सपोर्ट स्टेप रहता हूँ मेरे साथ, कभी भी दिक्कत है यू कैन कॉल मी एनी टाइम, रहता हूँ उनके साथ में, और उनको उस लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और अगर अपनी मेहनत का कोई भी कोच, नॉट मी, कोई भी कोच जो आपको साथ मेहनत कर रहा है, और वो अपना मेहनताना आपसे मांग रहा है और आपको उसके देने में शर्म आ रही है, तो शायद आप, मैंने समझता कि आप एथलीट बनने लायक हो, क्योंकि आप किसी की मेहनत का मेहनताना मांगे कि वो आपके साथ 24/7 जुड़ा हुआ है, आपकी डाइट, आपके वर्कआउट, आपकी परेशानियाँ, आपके सर में दर्द, आपके पेट में दर्द, आपके यहाँ दर्द वहाँ दर्द, उसके लिए आप बैक टू बैक उस बंदे को डेली कॉल कर रहे हो, दिन में 10 बार कॉल कर रहे हो, सर मुझे ये हो रहा है, सर मुझे वो हो रहा है, और जब वो अपनी फीस पाता है तो आप पे पैसे नहीं होते। लेकिन सर वो भाईचारे वाला फिर वो कॉन्सेप्ट जो होता है, भाई भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट शायद देखो चलता होगा लोगों के पास, मेरे पास चल नहीं पाता भाईचारे वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे अगर भाईचारा कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ कोई मेरे घर की जिम्मेदारी उठा लो, भाईचारे में कोई नहीं आएगा। सही बात, कोई नहीं आएगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? नहीं, आप बोलो ना, एक भी एथलीट पूरे इंडिया से बताओ कि कोई भी एथलीट किसी भी कोच के घर की जिम्मेदारी उठा लेगा? नहीं उठाएगा। लेकिन एक कोच एथलीट की जिम्मेदारी उठा लेता है। आज भी ऐसा हो रहा है। अपना भाईचारा, आज भी ऐसी बहुत चीज़ें जो करनी पड़ती है भाईचारे में, जैसे बहुत से एथलीट है जिन्हें हमें ट्रेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दिखता है कि नहीं यार ये चमक जाएगा। हाँ, कुछ मतलब ये बंदा चल, एक्चुअल कुछ जेन्युइन लोग होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन की आड़ में कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन है उनकी हम लोग जितने भी कोचेज हैं, नॉट मी, बहुत सारे इंडियन कोचेज हैं जो एक्चुअल देखते हैं यार इसमें बंदे में पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ये कुछ कर जाएगा लाइफ में अपनी, चल इसको पुश करते हैं, और वो निकाल देता है मेडल में जाके। तो वहाँ वो चीज़ें आज भी चल रही है, लेकिन पता है यार यू आर कैपेबल टू फेस द फीस, और आप 20-30 हज़ार का सामान खरीद सकते हो, तो आप उसकी 5,000, 6,000, 7,000 जो भी कोच की फीस है आप क्यों नहीं दे सकते? आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप लेके अब एक आपको बुखार है, एक अच्छा डॉक्टर है, एमपीएस डॉक्टर है, बाहर गए, उसके पास लाइन लगा बैठा, उसने पहले बाहर वहाँ पर नाम लिखा, पहले फिर नंबर आएगा, जैसे नंबर आया इधर आओ, पहले पैसे पे करो 1,000 रुपये, अंदर क्या लिखा उसने? क्रोसिन। या आपको पता है क्रोसिन लिखने वाला है वो, लेकिन एक मेंटली सेटिस्फाइड ना, आप 1,000 रुपये बाहर पे करके जा रहे हो डॉक्टर को, सिर्फ एक बार ही के, नहीं उतरा, आप दोबारा आओगे 2 दिन बाद कि सर वो नहीं उतरा, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी लो, एक एंटीबायोटिक भी लो और ये भी लो, अब जाओ, फिर 1,000 रुपये देगा आप, किस लिए? सिर्फ एक पेज पे 2 लाइन लिखवाने के लिए। लेकिन जो बंदा पूरे दिन आपके पूरा पेज भर के आपको लिख के दे रहा है, ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, इससे ज़्यादा मत खाइयो, इससे कम मत खाइयो, उसके बाद भी आप उस दिन में मॉनिटरिंग कर रहा है। हाँ, और उसको आपको ये पूरे महीने के नॉट अ सिंगल डे, पूरे महीने के अगर आपको दिन में अगर दुख होता है तो बड़ी यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो? आप किसी का हक छीन रहे हो, पता किसी कोच का, नॉट माइंड। मेरे एथलीट बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे एथलीट है मेरे पास, पैन इंडिया मेरे सारे एथलीट बहुत अच्छे हैं, मेरा ऐसा कभी नहीं होता, आते हैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है, मैं डिटेन तो करता नहीं जाता उन्हें, बस मैं एक बार बोलता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, थैंक यू सो मच। तो इसके अंदर भाई जैसे जो लोग हैं, मतलब कुछ लोग अब नए बॉडी बिल्डिंग कैसे हैं, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि मैं फ़ोन बेचता था, मैं अभी भी ऑटो चलाता हूँ, या मैं बिरयानी बेचता हूँ, या मैं होटल चलाता हूँ, वटेवर। तो वो लोग अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं कि हम पे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? क्या पहली एडवाइस होगी आपकी? देखिए, अगर आपका पैशन है, आपका लगता है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, और आप एक कोच की फीस नहीं भी कर पा रहे, मैंने मान लिया, और आप अपने अगर सप्लीमेंट्स, बेसिक पे सप्लीमेंट आप कर पा रहे हो, तो खुद को पहले बेसिक पे रखिए, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा है, हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अगर बात बॉडी बिल्डिंग महंगा भी नहीं ना, तो वहाँ की फीस इतनी महंगी कि आप वो नहीं दे पाओगे आप, अगर आपको प्रो लेवल पे खेलना है, आप में पोटेंशियल है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, लगता है कि मैं पहुँचूंगा, तो पहले खुद को रेडी करो, और खुद का एक बेसिक जो एक फंड्स है, आपको चाहे उसको 6 महीने लगे, साल लगे, पहले उसको मंदा उसे इकट्ठा करो,
उसके बाद फिर अपना प्रो स्टार्ट करो कि मुझे अब इन्हेंस करना है या मुझे अब अच्छा काम करना है या अच्छे कोच पे जाना है। अगर पैसे नहीं है और आपने थोड़े पैसों की वजह से आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, आपने पहले महीने पैसे कहीं से उधार पानी करके लगा दिए और सेकंड महीने वो भी नहीं है, तो आपको पैसे वो भी खराब है जब आपने स्टार्ट किए और सेकंड में तो आपको है ही नहीं। और अगर खेल भी लिया आपने, वो गेम भी खेल लिया, लेकिन फिर आगे क्या? हाँ, तो मैं सबसे पहले अपना कहना मैं खुद को फाइनेंशियल कहना स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत खास करके बॉडी बिल्डिंग के लिए। वेरी वेरी एक्सपेंसिव गेम। तो जैसे मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे ना, उसमें नए नए बच्चे उससे बोलते हैं, वो पूछते हैं जो होस्ट रहते हैं कि भाई आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, आपके एक प्रेप में कितना पैसा लग गया? तो लोग बोलते हैं 10 लाख में, मतलब 65 kg एक बंदे को देख रहा हूँ जिसके लेग्स मेरे हाथ जितने होंगे, एंड ही सही 10 लाख रुपए मेरी प्रेप में लग गए। तो क्या वो इतना खर्चा हो जाता है? नहीं, देखो मेरे पास सुनो, बोलने को लोग कुछ भी बोलो, आपको पता है कि जो वीडियो की आप बात करें, वीडियो मैंने भी देखी है और बहुत ट्रोल हुई वीडियो वाली वीडियो कि कितने पैसे करके उसने 2.5 लाख ऐसे बोला, उससे 1.5 लाख 2 लाख। हमें पता है कि गेम महंगा है, लेकिन मुंह से बोलने में किसी को जाता नहीं है, इस ज़माने कितना भी चला लो उसको, ठीक है। असल वर्थ क्या है वो तो हम लोग जानते हैं। जो 1.5 लाख या 50,000 20,000 लगा रहा है उसकी बॉडी कैसी है, और जो नहीं लगा रहा उसकी बॉडी कैसी है ना। बोलने को लोग बोलते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव बॉडी बिल्डर दिखते हैं जो खर्च कर रखा है, वो दिखता है, उसकी बॉडी पे इतना माल लगा हुआ है, इतना उसने बॉडी पे अपनी मेहनत की है, इतना उसने बॉडी पे अपना प्रोटीन खाया है भाई, उसको पता है, दिख रहा है बॉडी में। एक इंसान जो बिल्कुल नेचुरल से भी नीचे वो बोले 2.5 लाख ला गया, तो वो तो मजाक है, तो उसको तो मैं बिल्कुल कहता है कि जब लेफ्ट स्वाइप करूँगा तो इस क्वेश्चन को तो बेकार है, मैं तो बिलीव नहीं करता। तो इसके अंदर अगर आप जैसे अगर एनाबॉलिक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, तो अगर आप किसी की स्टार्टिंग कराते हैं तो क्या कोई ऐसा ड्रग बनाए जिसको लोग सेफ ड्रग कहते हैं? कुछ सेफ एनाबॉलिक के अंदर कुछ सेफ वर्ड भी है? नहीं, मैं नहीं मानता। नथिंग इज सेफ इन एनाबॉलिक, नथिंग, नॉट इवन 10 mg टैबलेट। कोई भी नाम, मैं नाम नहीं लूँ किसी चीज़ एनाबॉलिक का, कोई भी चीज़ है, नथिंग इज सेफ। अब आप कहते हैं कि आप सोचो कि आप इंटरनल आपकी बॉडी एक लकड़ी की तिल्ली की तरह है, और आप वो सोचे लोहे की तलवार से लड़वाओगे तो कौन जीतेगा? लोहे की तलवार जीतेगी। एनाबॉलिक इज लाइक ए आयरन स्वॉर्ड, और आपकी बॉडी के अंदर जी बहुत सॉफ्ट है। आप उन दोनों की फाइट करोगे तो ये जीतने वाला है। तो आप कैसे कहते हो कि तलवार से तिल्ली कढ़ाई सेफ हो जाएगी? नहीं हो सकती सेफ। तो मेन समझने के लिए कि एनाबॉलिक बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और जो जितना बचा जाए आप उससे बचे। मैं इन्हेंस करता हूँ, उसके बाद भी कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल दूर रहिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको बॉडी बिल्डिंग में, इसमें इन्हेंस में एक टैबलेट भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा हेल्दी डाइट प्लान अपना लीजिए, किसी को से अच्छे वर्कआउट कीजिए, अच्छा प्रोटीन खाइए, मल्टीविटामिन्स खाओ, और सो मेनी थिंग्स आपको सिखा सकते हैं। बट अगर आपको जाना नहीं उस फील्ड के अंदर, आपको उसका मतलब भी नहीं है, तो आप क्यों एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हैं? मैं सेफ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, सेफ तो मेरा। और जैसे एक बहुत कंट्रोवर्शियल ड्रग है ट्रेनबोलोन, उसको लोग कहते हैं मोस्ट पावरफुल ड्रग और अल्फा फीलिंग और दिस एंड दैट। तो क्या वो ट्रेनबोलोन सच में इतना पावरफुल है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बोलूँगा, बट मैं बोलूँगा दिस इज़ द मोस्ट एब्यूजिव ड्रग फॉर योर लीवर। ओके। तो मतलब अगर इसके अंदर कोई स्टार्ट करता है, जैसे कोई एक बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है एंड उसको अगर अपनी फर्स्ट साइकिल में स्टार्ट करना हो, तो क्या उसे ट्रेन यूज़ करना चाहिए? ये अब बात बहुत ओवर हाइप चली जाएगी बात ज़्यादा, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ अपने एथलीट्स को, चीज़ों को, इन चीज़ खास करके ट्रेन मेरे बहुत से एथलीट्स हैं जो चीज़ों जो यूज़ करते हैं, या एक्सेप्ट ट्रेन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे स्टिक हो जाओगे उसको बिना नॉलेज के, तो आपको शायद नुकसान देने वाली है, क्योंकि इट्स ए हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेन के वो आपका एब्यूजिव भी है, और जब उसे लगाएंगे तो यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ वो कितना एब्यूजिव है समझने के लिए। और क्या एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक प्रेप बिना ट्रेन के हो सकती है? यस ऑफ कोर्स। मतलब लोग ज़्यादातर सो मेनी लाइव एग्जांपल, और मैं आप कभी मिलोगे मेरे एथलीट से तो पूछना कि उन्होंने कभी यूज़ किया है नहीं किया, बहुत अच्छी कंडीशन में, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो लोग जैसे आजकल नए नए बच्चे हैं, नए नए कोचेज हैं, तो वो लोग ना जा रहे हैं इंसुलिन पे, मतलब इंसुलिन को एक हाइप बनाया गया है, तो के जीएच के साथ आप इंसुलिन यूज़ करो और आप एक छोटी साइकिल बनाओ तो यू विल गेट ह्यूज, आप एकदम बहुत तगड़े हो जाओगे। और मतलब क्या आपका उस पर क्या आप बोलेंगे? अगर कोई यूज़ करना चाहे तो उसको क्या उनको पता होना चाहिए इंसुलिन एक्चुअली में क्या है? बिल्कुल पता होना चाहिए, और मैं आज के ज़माने के न्यूली एथलीट्स नए एथलीट्स के लिए बोलूँगा दिस इज़ जस्ट अ डिज़ास्टर फॉर देम। जितना हो सके खुद को से दूर रखिए, क्योंकि आप
खुद के साथ खेल रहे हैं। और इसके अगर आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस देखने, जस्ट गो एंड यूट्यूब केस के कैसे कैसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और क्यों करना है, मतलब खुद को आप पेन दे रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में, जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ या कराया हो, क्योंकि बहुत से लोग प्री एंड पोस्ट यूज़ करते हैं, इनसे बहुत ट्रेंड है। तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि यूज़ करके देखो, तो आप खुद को पेन दे रहे हो, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपकी बॉडी 100 kg अगर पहुँच सकती है विदाउट इंसुलिन, तो क्यों मेहनत क्यों नहीं करते, खाते क्यों नहीं हो? खुद को रेडी करो ना सबसे, बिहेव लाइक ए बॉडी बिल्डर। आप खाओ ना इतना जो बॉडी बिल्डर खाता है। आपको बाहर का फिलीत, कायग्रीन या अपना रॉनी कॉलमैन, इनको देखना बड़ा पसंद है। कभी इनका लाइफस्टाइल देखा है कि कितना खाते हैं लोग, इनकी मील देखिए, कभी इनके बैग्स देखे, कभी नहीं देखते। हम सिर्फ बॉडी देखते हैं, इनका लाइफस्टाइल कभी देखते नहीं लोग क्या खाते हैं। सुबह उठने के बाद से शाम तक की मील देख लोगे तो आपकी बॉडी देख के बन जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ। दे ईट लाइक अ मॉन्स्टर। ये नहीं कि वो हर बार इंसुलिन लगा रहे हैं, या आपको दिखाएंगे नहीं कि वो इंसुलिन लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं। और खुद को उन्होंने ट्रेन किया। मैं रहा हूँ कायग्रीन के साथ 8 to 9 days। ही नेवर यूज्ड ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंसुलिन। इन 2008-19 जब वो एक्चुअल एथलीट था, दिल्ली में शेड्यूल क्लासिक में आया था, जब 2012-13 में शायद वो आए थे दिल्ली में शेड्यूल में, तो फर्स्ट टाइम मैं सॉ हिम। ये क्या ब्यूटी थी, फिलीत के साथ में करता था वो, अल्टीमेट। और उसके बाद फिर तुम सोचते हो कि हम इंसुलिन लगा के हम लोग जेकेटर बन जाएंगे या इतने ह्यूज जाएंगे। क्यों नहीं हो रहे? आप देखो ना कि हमारे साउथ इंडिया में एक से बड़ा एथलीट है, एक बहुत बड़े लेग्स उनके। आप पूछिए कि इंसुलिन, वो जानते भी नहीं इंसुलिन क्या होता है, बेचारों को पता भी नहीं है, बट वो दे लुक लाइक ए मॉन्स्टर। वो लोग उसको अचीव कर रहे हैं। बट आप खाली अगर इंसुलिन के बेस पे आप गेनिंग पे सोच रहे हो, तो आप बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो। उसको दूर करो, आप बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या इंसुलिन यूज़ करना सेफ है? नो, अगर आप एक नए एथलीट है तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्या चीज़ें, इवन प्रो, मैं दोनों को मना करूँगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मेरी टिल डेट 21 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, मेरे सिंगल एथलीट को मैं इंसुलिन यूज़ नहीं कराई। एंड ऑल आर जो मेरे विनर्स हैं, आप कभी मिलना उनसे, दे आर वेरी ह्यूज, 100 kg से प्लस एथलीट्स हैं, 90, 80, 70 हर क्लास में एथलीट मैंने रेडी किया है। बट मैंने कभी किसी को सिंगल डोज, आप किसी को अगर ला देना क्योंकि हाँ इमरान सर ने मैंने इंसुलिन यूज़ किया है, आप जो बोलेंगे मैं बाहर जाऊँगा। क्यों देना है जब मेरे को और चीज़ें हैं काम करने के लिए? मैं और चीज़ें रिजल्ट निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरी इंडियन जेनेटिक्स का एक अप्रोच यहाँ तक है, मैं उससे ज़बरदस्ती उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़राब करने पे लग जाऊँ, उसकी बॉडी को मैं उस पर डिपेंडेंट कर दूँ। बाद में पता है जब मैंने बॉडी में वाटर ही भरना सारा मसल मास की जगह, और आपको लगता है कि आप ईटिंग से मतलब बढ़ाओ तो ऐसे खाओ ना, और भी सब चीज़ें बढ़ाने के लिए। शायद लोगों को इंसुलिन सेंसिटिविटी ही नहीं पता हो, नहीं पता लोगों को, एक्चुअल नहीं पता, तभी तो लगा रहे हैं। क्या आप उसके साथ गेम प्ले कर रहे हो जो आपको आज पता नहीं चलेगा? लेकिन आपको दिखेगा फ्यूचर में कि आपने क्या किया अपने साथ में, कि अपने बॉडी को अपने पेन क्या पेन दिया है। फिर आप बोलोगे कि यार हमें तो बताया नहीं था, जैसे फिर वो लोग कहते हैं हमें बताया नहीं था, हम करते ही नहीं। इसलिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने रेट को, कि भाई आप कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी बता रहे हो कि भाई इसका ये इफेक्ट आने वाला है, बॉडी में ये चेंज आएंगे। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही स्टार्ट करना, वरना मत करना, क्योंकि ये एक जानवर है जो अपने बॉडी में खुला छोड़ना है, और कहाँ से आपको खाएगा आपको पता भी नहीं है। दैट इज एनाबॉलिक। लेकिन आपको पहले बीइंग अ कोच आपको ये चीज़ बतानी चाहिए उनको कि ये क्या होने वाला है। हाँ यार, आप टीचर हो, आपको बताना पड़ेगा आपको कि आप अपने कोच को, अपने सभी एथलीट को, कि भाई आप जो गेम करो, देखो बहुत से प्रो एथलीट है जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक नया बच्चा जो 18-19 ईयर्स का आपके पास आ रहा है, हाँ, मैं अगर मान लो छोटा हूँ या मैं आ रहा हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें देखी है, 17-18 साल का, बट वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके पापा ने बोला नहीं कराओ, जिसको कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन उसको बताना कि पहले इसकी बॉडी को नेचुरल हिट करो, पहले कहाँ तक पहुँचेगा, देन आप आगे देखेंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, अपने 2 रुपये के चक्कर में आप किसी की लाइफ सेट कर बच्चे का, आप उसके एंट्रेंस में खेल रहे हो, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बच्चों को भी देखता हूँ, वो आते हैं नए बच्चे, कोई प्री वर्कआउट्स पीते हैं, वो लाल पीले होके उसमें कोई कुछ हो रहा है किसी को। कौन समझाया किसी को कि वो लाल पीले प्री वर्कआउट ही नहीं है, पहली बात। और जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप मोर सबसे हाइड सप्लीमेंट बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? मैं बोलूँगा प्री वर्कआउट को, उसको कोई रोल ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। पर्सनली बोलूँगा उसको कोई रोल ही नहीं बॉडी बिल्डिंग। मतलब मैं कुछ बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो प्री वर्कआउट्स नहीं पीते। नहीं, मैं जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं वो एक्चुअल पीते ही नहीं है प्री वर्कआउट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई रोल ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ना आपकी कोई मसल बढ़ाएगा, ना आपको कोई ग्रोथ देने वाला है, ना आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज लाने वाला है। आप एक सिर्फ बॉडी को 2 मिनट को सिर्फ बॉडी को हीट अप करने के लिए, अगर आपको उसका भी कहते हैं कि आपको सहारा लेना पड़ रहा है प्री वर्कआउट के, कि नहीं भाई मैं तो इससे मेरी बॉडी बनी, मेंटली पता मिथ है। आप अगर फॉर ऑफ चेंज आप यूज़ करो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप मिथ करके कि ये प्री वर्कआउट भी नहीं बॉडी में कुछ चेंज लाने वाला है, तो उसको भूल जाओ।
कोई भी चीज़ लेके नहीं आने वाला अपनी बॉडी में, ना साइज बढ़ाएगा, ना मसल बढ़ाएगा, ना बॉडी में कोई चेंज लाने वाला, कुछ नहीं करने वाला वो सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप प्री वर्कआउट पैसे खर्च कर रहे हो ये सोच के कि मेरी बॉडी बनेगी प्री वर्कआउट से। हाँ, अगर ये पता है कि हाँ भाई मेरे को लगता है मैं बहुत लेथार्जिक हूँ, बहुत सुस्त रहता हूँ, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, चल ठंड हो रही है, या लगता है मुझे कि आज मन ही नहीं कर रहा, चल लेट्स थोड़ा हीट होगा, बॉडी आँख खुल जाएंगी, मैं सुस्त हो रहा हूँ, समझ में आता है। और लोग तो आजकल भाई कोई इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं जिसको प्री वर्कआउट बोलते हैं। हाँ, लोग आजकल बोलते हैं कि लिक्विड प्री वर्कआउट, उनका नाम आपको बच्चों को बोलो वो सर्च करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्री वर्कआउट नहीं आता जो लिक्विड प्री वर्कआउट। जो लोग उसे लेते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? दे आर जस्ट लाइक एडिक्टिव एनिमल्स ओनली, अभी बोलूँगा, वो उसके आदी हो चुके हैं, वो जानवर बन चुके हैं उसे लेने के बाद, और खुद भी ले रहे हैं और नए बच्चों की जो हमारी नई पीढ़ी है उसको ख़राब कर रहे हैं। उसको रुकना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में जो लोग बना के जो लोग बेच रहे हैं ना, उनको भी सोचना चाहिए वो लोग क्या बेच रहे हैं। जहर आप अपनी नसों में डाल रहे हो और दूसरे के बच्चों को आप बेच रहे हो, खुद कभी यूज़ नहीं करोगे आप उसे। तो ऐसा मत करो कि इंडस्ट्री में जो हमारी बॉडी बिल्डिंग से बहुत ख़राब हो रही है, बहुत से अच्छे एथलीट हमने खो दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी शिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिक्विड प्री वर्कआउट की जो है। जो लोग मतलब करते हैं इंजेक्ट, आप जी दे रहे हैं, आज भी ले रहे हैं अच्छे कोचेज़ भी जो आज जिम खोल के बैठे हुए हैं, जो बहुत रेयर जिम से जो हमें पता नहीं कहाँ खुले हुए हैं, वहाँ जिम में लोगों को 100 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे ऐसे लोग बेच रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सुनने में, बड़ा दुख होता है कि इंडस्ट्री मतलब कहाँ पहुँचा रहे हो, कहाँ पहुँचती जा रही है। जस्ट फ्यू पेनीज ओनली। कि जितने भी लोग हैं अभी, जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उसका अच्छा भी करना चाह रहे हैं, उनको जो एथलीट प्लस ट्रेनर दोनों बन रहे हैं, उनके लिए आपकी एक पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों को लेके? क्या आप उन्हें बोलना चाहेंगे? इतना टाइम आपको जैसे हो गया, प्रो कोच आप हो, तो क्या आप उन्हें एडवाइस देंगे? किस चीज़ पे उन्हें काम करना चाहिए? जो लोग एथलीट और कोच तक जा रहे हैं, देखिए अगर आप एथलीट और आपको कोच बनना है तो पहली बात आप प्रैक्टिकल नॉलेज कर चुके हैं सारी, तो जस्ट एजुकेट सेल्फ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं तो बाहर जाए, खुद को एजुकेट करें और फिर इंडिया में आके लोगों को ट्रेन करें, तो फिर उसका मज़ा भी आएगा और लोग आपको वर्क करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। और जो लोग एथलीट बनना चाह रहे हैं, जस्ट वर्क ऑन योर लाइक होमवर्क फॉर ए कोच के, उसमें किस कोच के पास जाना है, किसके लिए हमें कितना एफर्ट देना है, किस लगता है कि हाँ ये कोच हमारे वर्थ करता है, ये मुझे अच्छा पहुंचा जाएगा, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है कोच के बारे में। कोच पे बिल्कुल होमवर्क करो कि भाई कि मैं जिस कोच का जा रहा हूँ कि वो मुझे एक्चुअली मेरे गोल तक पहुंचा देगा, या इस पर इतनी नॉलेज है, या इतनी कैपेबिलिटी है, या इतना एजुकेट है कि मुझे वहाँ पहुँचा देगा, या मैं सिर्फ इसकी बॉडी देखकर या इसका थोड़ा सा फेम देखकर तो 2-4 बड़े एथलीट्स हैं तो मैं चला जाऊँ। नहीं, वो 2-4 एथलीट्स पहले ढूंढो जो जिनको बना रहा है कि वो उसने बनाए कहाँ से, वो एडेप्टेड तो नहीं है, वो उसने सडनली कहीं से ग्रैब तो नहीं किए, कोई ऐसे जीरो से एथलीट्स से बनाए हुए हैं जो आपने देखा कि हाँ उसे जीरो से हीरो बनाया। दैट मीन्स कि ही नो अबाउट द बॉडी बिल्डिंग, ही नो अबाउट द प्रोटोकॉल्स, ही नो अबाउट द एवरीथिंग कि जो आपको देने वाला है। बट आपको पता है कि हाँ एक बंदा इसमें 2 एथलीट्स हैं, दोनों से किसी और के एथलीट्स ग्रैब किए हुए हैं या कहीं से पकड़े हुए हैं कि उसने जो कि बॉडी बिल्डिंग में होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिजनेस बना दिया इसको, तो वो लोग एथलीट को हायर कर लेते हैं। पेड एथलीट हायर करते हैं जस्ट अपने लिए के, बाद में टैग लगाता है कि कोच बाय फला फला के कोच बाय। ये गलत चीज़ है यार। आप में जितने एफर्ट्स हैं बस सिर्फ उतने दिखाओ, मत दिखाओ ना फालतू को। नहीं पता तो बोल दो भाई नहीं आता मुझे, आप किसी और को स्विच कर लो, बेहतर है। जैसे मेरे गुरु थे, मेरे गुरु ने मुझसे बोला कि इमरान मैं यहाँ तक जानता हूँ, अब आगे तक तेरे बात, अब तू पढ़ अपने लिए, अपना कर, मेरे को इतनी बॉडी बिल्डिंग आती है बस, मैं यहाँ तक ही करा पाऊँगा। मैंने वहीं तक की, फिर खुद को एजुकेट किया, खुद के आगे बढ़ा, और आज उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अल्लाह का करम है कि चीज़ें आज भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का, कोई भी नई चीज़ आप मार्केट में हर 10वें दिन कोई नई चीज़ आती है, अब ये क्या बला आगे पढ़ना पड़ता है, और लोग मांगते भी बहुत जल्दी हैं। हाँ, क्योंकि वो एक नई इंडस्ट्री में 2 क्वेश्चन, एक्चुअली वो चीज़ नहीं, वो एक शॉर्टकट है। हर बंदा आता है भाई ये देखना चीज़ आई है। अब एक लड़की जो बिल्कुल नेचुरल है, वो सडनली मेरे पाई कि मुझे फला फला ये पेप्टाइड चाहिए। मैंने कहा तुझे क्यों चाहिए? तो बिल्कुल एकदम भाई तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम्हें क्यों चाहिए? कि नहीं मेरे जिम में एक मेरा जिममेट आता, उसने मेरे को बताया तो ये यूज़ कर दी। मैंने समझा ऐसा नहीं होता, इसको ये प्रोफेशनल चीज़ है, आप इससे मत पाओ, आपसे दूर रहो। देन उसको मैंने समझाया, तब मैंने बोला कि मैं चीज़ों को बताता हूँ डिटेली में, चाहे कोई भी है, बच्चा भी आएगा बेटा अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आराम से जिम करो। कि एक जैसे लोगों के लिए एक नया इंजेक्शन आना, जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं, किसी चीज़ का मैं भी नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कि पार्ट में लगाने वाले इंजेक्शन आ गए, अलग अलग पार्ट्स में आप अपने इंजेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो उस पार्ट को सच में बड़ा कर देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ बनी होती तो सब लोग अपने बाइसेप्स में सबसे पहले लगाते, क्योंकि हर किसी को बड़े बाइसेप्स चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। और अपना
चूरन बेचने की कहता है कि कला है लोगों की कि ये चीज़ ऐसी आ रही है वैसी आ रही है ऐसा कुछ। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे लोग आजकल अपनी साइकिल रिवील कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी इंडियंस भी, लोग अपना मेंशन कर रहे हैं कि आई एम टेकिंग दिस 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 दिस, एंड मेरे अकॉर्डिंग वो जो यूथ है वो उस चीज़ को सच में, क्योंकि अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो एंड अगर आप मुझे बोल रहे हो यहाँ ऑन पे कि मैंने इस एथलीट को ट्रेन किया था और मैंने 500 mg ये यूज़ किया था, ये यूज़ किया था, ये, तो वो कोई ना कोई जाके अप्लाई करेगा। तो क्या ये सही है? क्या लोगों को एक ऐसा मैसेज जो वो समझना चाहिए? देखिए हर बॉडी टाइप अलग अलग है, और मैं खास करके इंटरनेशनल एथलीट्स और इंडियन में तो बहुत डिफरेंस है। उनकी डाइट्स और उनके माहौल का बहुत फ़र्क है, हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत फ़र्क है, क्लाइमेट का बहुत फ़र्क है। तो जो उनकी डाइट है, जो उनके प्रोटोकॉल से वो हम मैच नहीं कर सकते। पहली बात, हमारी इंडियन बॉडी हमें हायर है इंडियन कोच। अब ऐसा नहीं इंडियन में अच्छे कोच नहीं, बहुत अच्छे एजुकेटेड कोच हैं जिन्हें पता है, नॉलेज है, और ऐसे जो प्रोटोकॉल वहाँ पे सामने आ रहे हैं आप उन्हें अपनी बॉडी पे अप्लाई करो। अरे भाई उसको पूछ चलेगा उसकी हाइट कितना, उसका वेट कितना है, यू आर जस्ट 60-70 kg का है, या बहुत के 70 किलो का बॉडी वेट होगा यार, मैंने मान लिया। बट जिसके तू प्रोटोकॉल कॉपी करा ना, वो 6 फीट का जाइंट है, वो 5-10 5-11 वहाँ से स्टार्टिंग उनकी ब्रीड है, और यू आर जस्ट 5-6 5-5। और उसकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और तेरे ट्रेनिंग बहुत एक्सपीरियंस फ़र्क है। तो उसको मैच करना है, उसको कॉपी करना है, तो मैं बेवकूफ़ी बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा इसका। तो इससे तो फिलहाल दूर रहो, बेहतर खुद को अच्छे किसी कोच के पास जाओ, उसको आप कहते हैं अब जो उसकी फ़ीस है उसको फ़ीस दो, तब उससे लर्न करो और आगे बढ़ो, बेहतर है सेफली। ये जरिए सेफ तरीके से चलने का। तो ये यूट्यूब वाले जो आजकल चीज़ें इसको ना फॉलो करो तो बहुत अच्छा है, खुद के लिए भी, भविष्य के लिए भी, तुम्हारी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच इमरान भाई ये सारी चीज़ें बताने के लिए। हम एक बाद में कैनाबॉलिक का पॉडकास्ट करेंगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जब हम डीपली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ लोग उसको उल्टा ले जाएंगे। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। बहुत सी डिटेलिंग में लोगों को दे दी समझने के लिए, समझाने के लिए कि बस हेल्दी रहिए, खुद को फिट रखिए, जिम ज़रूर जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इनहेंस्ड हो, हर इंसान को कुछ सप्लीमेंट खाना ज़रूरी है। सिर्फ जिम डेली जाएं, वर्कआउट डेली करें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।